हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। MSW 009 जो खंड 4 है उसका हम लोग इकाई एक इस वीडियो में हम लोग सुनने वाले हैं। पूरे वीडियो लेक्चर को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जो MSW 009 का लास्ट खंड है, खंड 4, उसका इकाई एक समाज कल्याण प्रशासन, अवधारणाएं, इतिहास एवं प्रकृति। नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा है। समाज कल्याण प्रशासन। हमारे पास समाज कल्याण प्रशासन की अवधारणा और स्वरूप शीर्षक वाले कुछ दस्तावेज हैं और आज हमारा मकसद है इन दस्तावेजों की मदद से इस पूरे क्षेत्र की एक साफ तस्वीर बनाना। हम समझने की कोशिश करेंगे कि समाज कल्याण आखिर है क्या, इससे जुड़े और कौन-कौन से विचार हैं। हाँ। और फिर खास तौर पर समाज कल्याण प्रशासन के मायने, उसकी पहचान और वो कैसे विकसित हुआ, इस पर गौर करेंगे। बिल्कुल। साथ ही ये भी देखेंगे कि इसका कामकाज कैसा होता है और क्या इसे एक बाकायदा पेशे के तौर पर देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। ये जानना सचमुच अहम है कि समाज को बेहतर बनाने की कोशिशें आखिर किस तरह संगठित होती हैं। बिल्कुल। और किसी भी इमारत को समझने के लिए उसकी नींव को देखना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं समाज कल्याण की बुनियादी सोच से। ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पर इस सामग्री के हिसाब से इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? ये सिर्फ दान पुण्य या चैरिटी से कहीं ज्यादा है। ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है अपने सदस्यों की भलाई सुनिश्चित करने की, उन्हें आप कह सकते हैं अच्छा जीवन जीने और आगे बढ़ने के मौके देने की। हाँ, और ये दस्तावेज बताते हैं कि समाज कल्याण अकेला नहीं है। जी। इसके साथ कुछ और शब्द भी जुड़े हैं। जैसे? समाज सेवा, प्रशासन और सामाजिक प्रशासन। पहली नजर में तो ये सब एक जैसे लग सकते हैं। क्या इनमें कोई ऐसा बारीक अंतर है जिसे समझना जरूरी है? अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं शायद। हाँ, यही बात दिलचस्प हो जाती है और इन बारीकियों को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, समाज कल्याण एक बड़ा लक्ष्य है, एक मंजिल, एक ऐसा समाज जहां सबकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों, जहां सबको न्याय और अवसर मिले। अब इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो ठोस काम किए जाते हैं, जो सेवाएं दी जाती हैं, जैसे आपने कहा बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर चलाना, बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम या बेरोजगारों के लिए स्किल ट्रेनिंग, वो सब समाज सेवा के दायरे में आती हैं। ये उस लक्ष्य तक पहुंचने के साधन हैं, मतलब तरीके हैं। ठीक है, तो समाज कल्याण मंजिल है और समाज सेवा उस तक पहुंचने का रास्ता या साधन। हाँ। फिर प्रशासन और सामाजिक प्रशासन कहाँ फिट होते हैं? देखिए, प्रशासन तो किसी भी संगठन या काम को चलाने का तरीका है। योजना बनाना, संसाधन जुटाना, लोगों को निर्देश देना, काम पर नजर रखना, ये एक सामान्य प्रबंधन का सिद्धांत है। लेकिन जब हम इसी प्रशासनिक ढांचे को, इसी प्रबंधन के विज्ञान और कला को खास तौर पर समाज कल्याण के लक्ष्यों और समाज सेवाओं पर लागू करते हैं, यानी स्कूलों, अस्पतालों, पोषण कार्यक्रमों, पेंशन योजनाओं वगैरह को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए, तो वो सामाजिक प्रशासन कहलाता है। तो सोचिए, समाज कल्याण लक्ष्य है, समाज सेवा साधन है, और सामाजिक प्रशासन उन साधनों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की व्यवस्था है ताकि लक्ष्य हासिल हो सके। असल में ये अंतर जानने से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। तरह से समझाया, मतलब ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन हर किसी की अपनी खास भूमिका है। चलिए अब सीधे आते हैं समाज कल्याण प्रशासन पर। ये दस्तावेज इसके अर्थ, विशेषताओं और इतिहास को समझने पर जोर देते हैं। अर्थ तो ठीक है, परिभाषा जानना जरूरी है, लेकिन किसी क्षेत्र की विशेषताओं और उसका इतिहास जानना इतना अहम क्यों है? क्या ये सिर्फ अकादमिक बातें नहीं है? वही नहीं, ये अकादमिक बातों से कहीं ज्यादा हैं। देखिए, अर्थ या परिभाषा हमें बताती है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, लेकिन विशेषताएं बताती हैं कि ये चीज दूसरों से अलग कैसे है। समाज कल्याण प्रशासन, मिसाल के तौर पर, किसी बिजनेस को चलाने के प्रशासन से कैसे अलग है? मुख्य अंतर मूल्यों का है। बिजनेस प्रशासन का मुख्य लक्ष्य शायद मुनाफा कमाना हो, जबकि समाज कल्याण प्रशासन का आधार मानवीय मूल्य, सामाजिक न्याय, समानता और लोगों की भलाई होता है। इसके फैसले सिर्फ आर्थिक नफे नुकसान देखकर नहीं लिए जाते, बल्कि ये देखा जाता है कि समाज पर, खासकर कमजोर वर्गों पर क्या असर पड़ेगा। इसकी एक और विशेषता हो सकती है सामुदायिक भागीदारी पर जोर। ये सिर्फ ऊपर से नीचे आदेश देने वाला तंत्र नहीं होता, बल्कि अक्सर इसमें समुदाय की आवाज सुनने और उन्हें फैसलों में शामिल करने की कोशिश होती है।
ये विशेषताएं इसे एक अनोखी पहचान देती हैं। और इतिहास, क्या गुजरे जमाने की बातें जानने से आज कोई फर्क पड़ता है? क्या ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि पहले ऐसा होता था? नहीं, इतिहास सिर्फ पहले क्या होता था नहीं बताता, बल्कि ये समझाता है कि आज जो हो रहा है वो ऐसा क्यों है। असल में समाज कल्याण प्रशासन का विकास समाज के बड़े बदलावों से जुड़ा रहा है। सोचिए, औद्योगिक क्रांति के बाद शहरों में भीड़ बढ़ी, गरीबी और नई सामाजिक समस्याएं पैदा हुईं, तब जाकर संगठित समाज कल्याण की जरूरत महसूस हुई। या भारत में आज़ादी के बाद संविधान में सामाजिक न्याय का वादा किया गया, जिसने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की नींव रखी। विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भी इसे दिशा दी है। इतिहास हमें बताता है कि किन नीतियों और तरीकों ने काम किया, कौन सी विफल रहीं, किन सामाजिक आर्थिक दबावों ने इसे आकार दिया। आज हम जो नीतियां देखते हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं या जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, वो सब ऐतिहासिक विकास का नतीजा है। अतीत को समझे बिना हम वर्तमान को पूरी तरह नहीं समझ सकते और न ही भविष्य के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं। ये हमें अपनी गलतियों से सीखने और सफलताओं को दोहराने का मौका देता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। मतलब अर्थ बताता है क्या, विशेषताएं बताती हैं कैसे अलग, और इतिहास बताता है क्यों ऐसा है। बहुत खूब। अब दस्तावेज में समाज कल्याण प्रशासन के स्वरूप, नेचर को समझने की बात भी कही गई है। ये स्वरूप शब्द थोड़ा अमूर्त सा लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये विशेषताओं जैसा ही नहीं है? स्वरूप या प्रकृति, हाँ, विशेषताओं से जुड़ा है ना, लेकिन ये उससे थोड़ा व्यापक है। ये किसी चीज के मूल चरित्र, उसके काम करने के ढंग और समाज में उसकी भूमिका की बात करता है। समाज कल्याण प्रशासन के संदर्भ में इसका स्वरूप यह समझने की कोशिश करता है कि यह असल में काम कैसे करता है। क्या ये मुख्य रूप से सरकार का काम है या इसमें गैर सरकारी संगठन, एनजीओज, समुदाय आधारित समूह, धार्मिक संस्थाएं और यहां तक कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत निजी कंपनियां भी शामिल हैं। आज के जमाने में तो ये एक मिली-जुली तस्वीर है। फिर इसका स्वरूप इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों से भी तय होता है। क्या ये मानवाधिकारों पर आधारित है? क्या ये सबको समान अवसर देने पर जोर देता है? क्या इसका नजरिया सिर्फ समस्या होने के बाद मदद करने, उपचारात्मक का है, या समस्याओं को पैदा होने से रोकने, निवारक पर भी ध्यान है? उदाहरण के लिए, सिर्फ कुपोषित बच्चों का इलाज करना उपचारात्मक है, जबकि माताओं को पोषण के बारे में शिक्षित करना और सस्ता पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना निवारक दृष्टिकोण है। ये सब बातें मिलकर समाज कल्याण प्रशासन का स्वरूप तय करती हैं। ये उसकी आत्मा या दर्शन जैसा है, आप कह सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी ढांचे या नियमों की बात नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच, उसके मूल्यों और समाज में उसकी जगह की बात है। ये तो काफी गहरा है। और आखिर में ये दस्तावेज हमें एक व्यवसाय के रूप में समाज कल्याण प्रशासन से परिचित होने को कहते हैं। जब हम समाज कल्याण की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में सेवा, त्याग या जुनून जैसे शब्द आते हैं। इसे व्यवसाय या पेशा कहना थोड़ा अटपटा नहीं लगता? क्या ये इसके सेवाभाव को कम नहीं करता? ये एक बहुत ही अहम और अक्सर गलत समझा जाने वाला पहलू है। यहाँ व्यवसाय, प्रोफेशन का मतलब लाभ कमाने वाला धंधा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जिसके लिए विशेष ज्ञान, कौशल, प्रशिक्षण और नैतिक मानकों की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या कानून एक पेशा है। इसे एक पेशे के तौर पर देखने का मतलब है कि सिर्फ नेक इरादे या सहानुभूति रखना ही काफी नहीं है। एक अच्छे समाज कल्याण प्रशासक बनने के लिए आपको समझना होगा कि सामाजिक समस्याएं क्यों पैदा होती हैं, नीतियां कैसे बनती हैं और लागू होती हैं, कार्यक्रमों को कैसे डिजाइन किया जाए कि वे असरदार हों, बजट कैसे बनाया और संभाला जाए, अपनी टीम को कैसे प्रेरित किया जाए और सबसे जरूरी, काम के असर का मूल्यांकन कैसे किया जाए। ये सब सीखना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि इसमें बाकायदा करियर बनाने के रास्ते होते हैं। बिल्कुल। और इसके अपने नियम कायदे भी होते होंगे। बिल्कुल। इसमें करियर की सीढ़ियां हैं, काम करने के पेशेवर मानक हैं और एक आचार संहिता, कोड ऑफ एथिक्स भी है जिसका पालन करना होता है। प्रशासकों को अक्सर मुश्किल नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे सीमित संसाधनों को अलग अलग जरूरतों के बीच कैसे बांटें, किसकी जरूरत ज्यादा जरूरी है, व्यक्ति की गोपनीयता और समाज की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे साधें। इन सब स्थितियों में पेशेवर प्रशिक्षण और नैतिक दिशा निर्देश बहुत मदद करते हैं। इसे एक पेशे के रूप में मान्यता देना इस काम के महत्व को रेखांकित करता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि समाज कल्याण की सेवाएं उच्चतम गुणवत्ता और जिम्मेदारी के साथ दी जाएं। यह सवाल भी उठाता है कि हम इस क्षेत्र के लिए पेशेवरों को कैसे तैयार कर रहे हैं।
क्या उनका प्रशिक्षण आज की ज़रूरतों के मुताबिक है और वे समाज में क्या खास योगदान दे रहे हैं। ये सिर्फ मदद करने की इच्छा से आगे बढ़कर प्रभावी ढंग से मदद करने की क्षमता और जिम्मेदारी का मामला है। ये वाकई सोचने का एक नया नजरिया देता है। ये सिर्फ दिल का मामला नहीं, दिमाग का भी है। कौशल, रणनीति और जवाबदेही, इसने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी। हाँ, ये इस क्षेत्र को सिर्फ एक जुनून या पार्ट टाइम काम समझने की सोच से ऊपर उठाकर एक व्यवस्थित, ज्ञान आधारित अनुशासन के रूप में स्थापित करता है, जिसके लिए पूरी तरह समर्पण और विशेषज्ञता चाहिए। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने समाज कल्याण प्रशासन की अवधारणाओं और स्वरूप पर आधारित इस चर्चा में देखा कि समाज कल्याण प्रशासन को समझना एक बहुस्तरीय काम है। हमें इसकी बुनियादी अवधारणाओं को समझना होगा, जैसे समाज कल्याण, समाज सेवा, प्रशासन, सामाजिक प्रशासन में फर्क। हाँ, वो अंतर। फिर इसके खास अर्थ, इसकी पहचान बनाने वाली विशेषताएं, इसके ऐतिहासिक विकास, इसके काम करने के तौर तरीकों यानी स्वरूप, और आखिर में एक विशेषज्ञता वाले पेशे के रूप में इसकी भूमिका को भी जानना होगा। ये सिर्फ कुछ कार्यक्रम चला देने से कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। संक्षेप में कहें तो ये दस्तावेज हमें समाज कल्याण प्रशासन को एक व्यवस्थित, लगातार विकसित होते और पेशेवर क्षेत्र की तरह देखने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका काम सिर्फ मदद पहुंचाना नहीं है, बल्कि उस मदद को असरदार तरीके से, कुशलता से, नैतिक जिम्मेदारी के साथ और पूरी तरह सोच समझकर प्रबंधित करना है। ये समझने की प्रक्रिया है कि ज़रूरतें क्या हैं, उन्हें पूरा करने के सबसे अच्छे रास्ते कौन से हैं और ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि लगाए गए संसाधन सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव डालें। बिल्कुल सही कहा। ये पूरी प्रक्रिया को एक रणनीतिक, ज्ञान पर आधारित और निरंतर सीखने वाला प्रयास बनाता है, और जाते जाते एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं जिस पर शायद आगे विचार किया जा सकता है। ये दस्तावेज हमें इसके अर्थ, इतिहास और स्वरूप को समझने में मदद करते हैं, जो हमें वर्तमान स्थिति का एक नक्शा देते हैं। हाँ, और वर्तमान को समझकर ही भविष्य की दिशा तय की जा सकती है। एकदम सही। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जब समाज की ज़रूरतें बदल रही हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन का बढ़ता असर, आर्थिक असमानता की खाई बढ़ती, उम्र वाली आबादी की देखभाल, या फिर टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाली नई सामाजिक चुनौतियां, इन सब के बीच समाज कल्याण प्रशासन का स्वरूप कैसे बदलेगा? इसे किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? और क्या टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बिग डेटा एनालिसिस इस क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, या फिर मानवीय संपर्क और सहानुभूति का महत्व और भी बढ़ जाएगा? भविष्य में समाज कल्याण प्रशासन को और ज्यादा प्रभावी और न्यायसंगत बनाने के कौन से नए अवसर हमारे सामने आ सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर लगातार सोचने की जरूरत होगी। समाज कल्याण प्रशासन, हमारे पास इस पर कुछ लेख हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके जरिए समझें कि ये जो समाज कल्याण का पूरा विचार है ये पनपा कैसे, और आज के समय में इसका प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प सी बात से करते हैं। एक विरोधाभास जैसा है कि कैसे किसी जमाने में बस कुछ लोगों की दया, उनके दान, उस पर आधारित जो मदद थी, वो आज एक पूरी तरह से संगठित एक राज्य की जिम्मेदारी बन गई है। जो चीज़ पहले एक निजी भावना थी, वो अब एक पूरा सिस्टम है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं इस सफ़र को। अगर हम बिल्कुल पहले के समय की बात करें, जैसा इन लेखों में भी आता है, तो समाज कल्याण का जो दायरा था वो बहुत बड़ा नहीं था, सीमित था। ये काम ज्यादातर कुछ गिने चुने लोग करते थे या फिर छोटे छोटे समुदाय। और इसके पीछे सोच क्या थी? सीधी सी बात, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, जो बेसहारा है उनके लिए दया और चिंता। हाँ, अब ये मदद करने वाले कौन लोग थे? या तो समाज के जो अमीर ऊंचे तबके के लोग थे वो, या फिर वो आम इंसान भी थे जो शायद इंसानियत में या बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने में यकीन रखते थे। हाँ, ये तो थी पुरानी बात, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो इससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। दुनिया के ज्यादातर देशों ने अब एक नई अवधारणा अपना ली है, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट जिसे कहते हैं। सामाजिक विज्ञान का जो विश्वकोश है वो कहता है कि कल्याणकारी राज्य वो राज्य है जो अपने सभी नागरिकों को कम से कम जीवन जीने का एक बुनियादी स्तर, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो देने की जिम्मेदारी लेता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो प्रशासन है, सरकार है,
वो अब लोगों के जिंदगी के कई पहलुओं में दखल देती है, हस्तक्षेप करती है, चाहे वो आर्थिक मामले हों या राजनीतिक सामाजिक हों या फिर शिक्षा से जुड़े हुए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो नागरिकों की लगभग पूरी जिंदगी की देखभाल की जिम्मेदारी वो राज्य की हो जाती है। इसमें समाज के वो सभी लोग आ जाते हैं जिन्हें मदद की जरूरत पड़ सकती है, जैसे बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, अनाथ हैं, विधवाएं हैं, बेसहारा लोग हैं, शोषित हैं, विकलांग हैं। इन सबको जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से सेवाएं मिलती हैं। तो जो चीज पहले सिर्फ व्यक्तिगत दया पर निर्भर थी, वो अब एक तरह का संस्थागत अधिकार बन गई है। और जिम्मेदारी भी। ये तो सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है, आजीवन देखभाल जैसा आपने कहा। तो ये जो सभी नागरिक की बात हो रही है, इनमें राज्य का, प्रशासन का ध्यान खास तौर पे किन लोगों पर रहता है? क्या लेख इस बारे में कुछ खास बताते हैं? हाँ बिल्कुल, जानकारी यही कहती है कि जोर खास तौर पर समाज के उन वर्गों पर होता है जो ज्यादा वंचित हैं या कह सकते हैं ज्यादा कमजोर माने जाते हैं, जैसे कि महिलाएं हो गईं, बच्चे हैं, अनुसूचित जातियां यानी एससीज, अनुसूचित जनजातियां यानी एसटीज और विकलांग व्यक्ति। ये वो समूह हैं जो अक्सर हम देखते हैं कि गरीबी का, बीमारी का, बेरोजगारी का और दूसरी कई सामाजिक मुश्किलों का सामना ज्यादा करते हैं। और यहीं पर एक बहुत अहम बात निकल कर आती है, जैसा कि लेख में भी जोर दिया गया है कि किसी देश ने कितनी तरक्की की है, इसका अंदाजा सिर्फ कुछ अमीर या कामयाब लोगों को देखकर नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि इसका असली पैमाना, असली मापदंड ये है कि ये जो सबसे कमजोर और वंचित वर्ग हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक हालत कैसी है, उनमें कितना सुधार आया है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया हुआ। एकदम सही कहा आपने, और इसीलिए ये बात इतनी मायने रखती है, बहुत ज्यादा। जो लोग नीतियां बनाते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो योजनाएं तैयार करते हैं, प्लानर्स हैं, समाज कल्याण का प्रशासन चलाते हैं, समाज वैज्ञानिक हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं, उन सबके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो इन वर्गों का खास ख्याल रखें। लेखों के अनुसार भी संविधान के तहत जो कानून बनते हैं, नीतियां बनती हैं, कार्यक्रम बनते हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि देश का विकास सबका साथ लेकर हो, समावेशी हो। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो मकसद ये पक्का करना है कि विकास सबका हो। ऐसा ना हो जाए कि कुछ लोग तो बहुत आगे निकल गए और एक बड़ा तबका पीछे ही छूट गया है। और ये सिर्फ कोई सामाजिक न्याय की बात नहीं है, ये असल में पूरे देश की तरक्की की बुनियाद है, नींव है। क्योंकि जब समाज का हर तबका आगे बढ़ेगा, तभी तो देश सही मायनों में तरक्की करेगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल समझ आती है कि ध्यान वंचित वर्गों पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये भी साफ है। लेकिन एक और बात है, आजकल की जो सामाजिक समस्याएं हैं वो भी तो बहुत उलझ गई हैं, जटिल हो गई हैं, पहले जैसी शायद सीधी सादी नहीं रही। और साथ ही ये जो कल्याणकारी सेवाएं देने वाले संगठन हैं, उनकी संख्या भी बहुत बढ़ गई है। सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, और इन सेवाओं का जो आकार है, दायरा है और योजनाओं की जो जटिलता है, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और इसी वजह से अब वो पुरानी सोच काम नहीं करती कि कोई भी इंसान जिसके इरादे नेक हों और जो ठीक ठाक समझदार हो, वो समाज कल्याण का काम असरदार तरीके से कर लेगा। आज की तारीख में सिर्फ अच्छे इरादे होना या थोड़ी बहुत समझ होना वो काफी नहीं है। समस्याएं इतनी जटिल हैं और काम का पैमाना इतना बड़ा हो गया है कि एक व्यवस्थित और एक कुशल तरीके की जरूरत पड़ती है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर सिर्फ नेक इरादे और सामान्य समझ काफी नहीं है, तो फिर क्या चाहिए? यहीं पर जरूरत महसूस होती है ठोस और स्वस्थ प्रशासन की, एक साउंड एडमिनिस्ट्रेशन की। जैसा कि इन सूत्रों में भी कहा गया है, अब ये बात साफ तौर पर महसूस की जा रही है कि समाज कल्याण के जो कार्यक्रम हैं, उनको असरदार ढंग से चलाने के लिए, कुशलता से चलाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो योग्य हों, क्वालिफाइड हों और जिन्हें बाकायदा प्रशिक्षण मिला हो, ट्रेंड हों। और यहीं पर एक शब्द बहुत अहम हो जाता है, वो है व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म। व्यावसायिकता मतलब प्रोफेशनलिज्म, ये क्यों इतना जरूरी है? योग्यता को। इससे वो समाज की उन गंभीर और गहरी सामाजिक समस्याओं से, जिन्हें लेख में घोर सामाजिक समस्याएं कहा गया है, उनसे निपटने में ज्यादा सक्षम बनते हैं, ज्यादा केपेबल होते हैं। लोगों तक असरदार तरीके से सेवा पहुंचाने के लिए उनका काम सिर्फ एक नौकरी जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पेशा होना चाहिए, एक प्रोफेशन जिसमें खास ज्ञान की, खास कौशल की जरूरत होती है। ये सिर्फ काम निपटाने की बात नहीं रह जाती, फिर ये सेवा की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और उसके असर से जुड़ा मामला बन जाता है। अच्छा, ये जानना वाकई अहम है कि अब इसे एक पेशे की तरह देखा जा रहा है।
प्रोफेशनलिज्म की जरूरत महसूस हो रही है। और सूत्रों से एक और दिलचस्प बात पता चलती है कि किसी सामाजिक कार्यकर्ता के मतलब सोशल वर्कर की जो ट्रेनिंग होती है वो समाज कल्याण प्रशासन के ज्ञान के बिना अधूरी मानी जाती है। ये समाज कार्य के अभ्यास की जो 6 मुख्य विधियां हैं, मेथड्स हैं, उनमें से एक है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत ज्यादा। समाज कार्य की बाकी 5 विधियां भी हैं जिनका जिक्र करना शायद यहाँ ठीक रहेगा। एक है वैयक्तिक कार्य, जिसे केस वर्क कहते हैं, यानी जब एक एक व्यक्ति की समस्या पर अलग से काम किया जाता है। फिर है समूह कार्य, ग्रुप वर्क, जब लोगों के समूहों के साथ काम होता है, उनकी आपसी मदद से। तीसरा है सामुदायिक संगठन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पूरे समुदाय को साथ लाकर बेहतरी के लिए काम किया जाता है। चौथा है सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन, जिसका मकसद होता है बड़े स्तर पर नीतियों में, व्यवस्थाओं में बदलाव लाना। और पांचवा है सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च, जिससे हम समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और उनके समाधान खोजने में मदद मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासन सिर्फ कोई पीछे बैठकर व्यवस्था संभालने जैसा काम नहीं है, ये तो समाज कार्य का, सोशल वर्क का एक जरूरी हिस्सा है, उसके मेथड्स में से एक है। बिल्कुल सही कहा आपने। समाज कल्याण प्रशासन का असली मकसद ही यही है कि समाज कार्य के जो लक्ष्य हैं, जैसे लोगों की मदद करना, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना, उन्हें हासिल करने के लिए पेशेवर काबिलियत का इस्तेमाल किया जाए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का। समाज कार्य का दिल तो सेवा में बसता है, लोगों की सेवा में, और कल्याण प्रशासन वो जरिया है, वो माध्यम है जो इस पेशेवर समाज कार्य को जमीनी स्तर पर समाज में असरदार ढंग से करने में मदद करता है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ फाइलों का मैनेजमेंट नहीं है, नहीं, बल्कि ये समाज कार्य के जो मूल्य है, जो सिद्धांत है, उनको हकीकत में बदलने का एक तरीका है। इसीलिए ये समाज कार्य के पेशे का एक अटूट अंग है, इंटेग्रल पार्ट है। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि समाज कल्याण का जो पूरा विचार है वो कैसे एक लंबा सफर तय करके यहां तक पहुंचा है। कहाँ पुराने जमाने में कुछ लोगों की निजी दया और उनका दान, और कहाँ आज का ये इतना जटिल, राज्य संचालित और ज्यादा से ज्यादा पेशेवर होता हुआ क्षेत्र। ये जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई, उसने तो इसे एक बिल्कुल नया रूप ही दे दिया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि असरदार प्रशासन और व्यावसायिकता, ये दोनों चीजें समाज कल्याण के लक्ष्यों को पाने के लिए, उन्हें हकीकत बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं, क्रिटिकल हैं। और इसी से शायद ये पक्का हो सकता है कि विकास का जो फायदा है वो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े इंसान तक भी पहुंचे, और इस तरह पूरे देश की तरक्की हो, समग्र विकास हो। हाँ, ये सब समझना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है। लेख हमें बताते हैं कि एक मजबूत प्रशासन कितना जरूरी है, पेशेवर रवैया कितना जरूरी है, ये सब ठीक है, पर इन आदर्शों को जमीन पर उतारना, मतलब असलियत में लागू करना, खासकर भारत जैसे विशाल और इतनी विविधता वाले देश में, वो कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा। इसकी असली दिक्कतें क्या है, क्या चुनौतियां आती होंगी। और एक और बात जो जहन में आती है, समाज तो स्थिर नहीं रहता, वो बदलता रहता है, नई समस्याएं आती हैं, नई तकनीकें आती हैं, अर्थव्यवस्था बदलती है। ऐसे में ये जो कल्याण प्रशासन का पूरा ढांचा है, अपनी दिक्कतों को लगातार कैसे बदलता है, की जिंदगी ढालता है, ताकि वो हमेशा प्रासंगिक बना रहे, अक्सर बात यहीं से उठती है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें आगे और सोचने की और बात करने की जरूरत है। दया दिखाना नहीं है, ये बाकायदा ज्ञान, रिसर्च और प्रैक्टिस पर आधारित है। ये सिर्फ इंसान को नहीं, बल्कि इंसान और उसके माहौल के बीच जो उलझे हुए रिश्ते हैं उनको देखता है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। समाज कार्य ये मानता है कि किसी की परेशानी सिर्फ उसकी अपनी नहीं, उसके आसपास के हालात, जैसे जैविक, मानसिक, सामाजिक, जिन्हें स्रोत में जैव मनोसामाजिक कहा गया है, वो सब जुड़े होते हैं। मतलब सेहत, सोच, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, सब कुछ। बिल्कुल, ये सब मिलकर असर डालते हैं। तो समाज कार्य इन सभी पहलुओं पर गौर करता है। तो फिर इसका मकसद सिर्फ फौरी राहत देना नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य बड़ा है, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना, लोगों की जिंदगी की क्वालिटी सुधारना और व्यक्तियों को, समूहों को, समुदायों को इतना ताकतवर बनाना कि वो अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल कर सकें। एक तरह से उन्हें अपनी मुश्किलों से लड़ने और बेहतर जीने के लायक बनाना। हाँ, बिल्कुल यही। स्रोत ये भी कहता है कि समाज कार्य का ध्यान उन लोगों पर ज्यादा होता है जो ज्यादा जरूरतमंद है, जैसे गरीब, बीमार या जो हाशिए पर हैं,
और ये काम सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं, परिवारों, समूहों, संगठनों, यहाँ तक कि पूरे समुदाय के साथ होता है। सही कहा। और इसीलिए जो लोग समाज कल्याण प्रशासन में हैं, उनके लिए समाज कार्य को समझना इतना जरूरी है। प्रशासक शायद सीधे फील्ड में काम न करें, पर उन्हें कार्यकर्ताओं का काम समझना होगा, उनकी जरूरतें पूरी करनी होंगी, उनके काम को सही दिशा देनी होगी। अगर प्रशासक को ये बारीकियां नहीं पता होंगी तो वो ठीक से मैनेजमेंट और सपोर्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल। ये बात तो सही है। अच्छा, तो समाज कार्य तो समस्याओं और जरूरतों पर फोकस करता है, लेकिन समाज सिर्फ समस्याओं से तो नहीं जूझता, वो आगे भी बढ़ना चाहता है। यहीं पर शायद सामाजिक विकास की बात आती है। श्रोत इसे लक्षित परिवर्तन कहता है। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, इसका क्या मतलब है? हाँ, भारी लगता है, पर मतलब सीधा है। लक्षित परिवर्तन मतलब समाज जानबूझकर, योजना बनाकर कुछ खास लक्ष्य पाने के लिए बदलाव लाने की कोशिश करता है। और ये लक्ष्य सिर्फ पैसे कौड़ी वाले नहीं होते। सामाजिक विकास का मतलब सिर्फ सड़कें या इमारतें बनाना नहीं है, जैसा आपने कहा। तो फिर क्या है? विकास का असल मतलब है लोगों के रहन सहन का स्तर और जीवन की गुणवत्ता, उसमें लगातार सुधार हो। श्रोत इसे आधुनिकता, राष्ट्र निर्माण, सामाजिक आर्थिक तरक्की से जोड़ता है, पर यह भी साफ करता है कि ये एक होलिस्टिक मतलब समग्र प्रक्रिया होनी चाहिए। समग्र मतलब सिर्फ पैसा कमाना या चीजें बनाना नहीं, लोगों के आपसी रिश्ते, उनकी तालीम, सेहत, संस्कृति, माहौल और पूरे समाज का भला, सब कुछ इसमें शामिल है। मुझे श्रोत की ये बात बहुत अच्छी लगी कि सामाजिक विकास का असली पैमाना ये है कि क्या सभी लोगों को एक संतोषजनक भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन मिल पा रहा है। सभी लोग पर जोर देना अहम है। विकास सिर्फ कुछ लोगों का ना हो, बिल्कुल सबके लिए हो। ये सिर्फ ढांचा बदलना नहीं, पूरे समाज को बदलना है। और यहीं पर सामाजिक विकास और समाज कल्याण प्रशासन का रिश्ता साफ होता है ना? हाँ, बिल्कुल। प्रशासन एक जरिया बनता है ये पक्का करने का कि विकास की प्रक्रिया समावेशी हो, मतलब सब शामिल हो, और न्याय संगत हो, यानी फायदा सब तक पहुंचे। प्रशासन को ये देखना होता है कि विकास सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स या जीडीपी के नंबरों में न सिमट जाए, आम आदमी की जिंदगी बदले। हाँ, और ये एक चुनौती है, क्योंकि अक्सर विकास के नाम पर जो हाशिए पर है वो और पीछे रह जाते हैं। ये संतुलन साधना मुश्किल है। अच्छा, तो हमने सामाजिक कार्य, समस्या समाधान और सामाजिक विकास, आगे बढ़ना की बात की। अब आते हैं सामाजिक कल्याण पर। स्रोत कहता है कि ये एक डायनामिक मतलब गतिशील प्रक्रिया है जो सामाजिक समस्याएं और उनके लिए समाज के रिएक्शन के इर्द गिर्द घूमती है। और समस्याएं क्यों होती है? स्रोत कहता है अधूरी जरूरतों से। हाँ, जरूरतें तो कई तरह की होती हैं। कुछ एकदम बुनियादी, रोटी, कपड़ा, मकान। कुछ आधुनिक समाज से जुड़ी, जैसे इज्जत, पहचान, अपनी बात कहने का मौका। कुछ भावनात्मक, प्यार, अपनापन। स्रोत इनको अलग अलग बताता है, बुनियादी, आधुनिक और मूर्त। आमतौर पर तो इंसान खुद या उसका परिवार या समुदाय इन जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन जब ये जरूरतें पूरी नहीं हो पाती तब क्या होता है? तब सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, बेघर होना, अकेलापन, जुर्म, नशे की लत। ये सब कहीं ना कहीं किसी अधूरी जरूरत का ही नतीजा है। तो सामाजिक कल्याण इन्हीं से निपटने का एक संगठित तरीका है। संगठित तरीका मतलब इसमें दो तरह की कोशिशें होती हैं। एक तो उपचारी, क्यूरेटिव, यानी समस्या हो गई तो उसका इलाज करना, और दूसरी निवारक, प्रिवेंटिव, यानी समस्या को होने से ही रोकना। और ये सेवाएं खास तौर पर उनके लिए होती हैं जो ज्यादा कमजोर या जरूरतमंद हैं। तो सामाजिक कल्याण सिर्फ मदद करना नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था है। हाँ, इसे एक सिस्टम की तरह देखना ज्यादा सही है। श्रोत इसे बाकायदा संगठित और समाज द्वारा स्पॉन्सर्ड संस्थाओं और कार्यक्रमों का एक सिस्टम कहता है। इसका काम है आबादी के कुछ खास तबकों की या कभी-कभी पूरी आबादी की आर्थिक हालत, सेहत या आपसी रिश्तों को सुधारना और बनाए रखना। रिचर्ड टिटमस की एक परिभाषा भी है शायद। हाँ, 1968 की। वो इसे और साफ करती है। सामाजिक कल्याण उन संस्थाओं की संगठित प्रणाली है जो जरूरतमंद लोगों और समूहों की मदद के लिए बनी है, ताकि जीवन और सेहत के संतोषजनक मानक मिल सकें। संगठित प्रणाली, ये शब्द अहम है। ये चैरिटी से अलग है,
इसका आखिरी मकसद क्या है? आखिरी मकसद है कि हर इंसान अपनी पूरी काबिलियत उसका विकास कर सके और समाज की ज़रूरतों के हिसाब से उसका भला हो सके। ये सिर्फ गुजारा चलाना नहीं है, बल्कि लोगों को फलने फूलने का मौका देना है। ठीक है, तो ये जो सामाजिक कल्याण की सेवाएं हैं, चाहे वो इलाज वाली हों या बचाव वाली, इन्हें देता कौन है? यहीं पर समाज कल्याण संस्थाओं का रोल आता होगा। बिल्कुल, ये संस्थाएं ही वो जरिया हैं जिनसे ये काम जमीन पर होता है। स्रोत में मुख्य रूप से 3 तरह की संस्थाओं का जिक्र है। कौन कौन सी? पहली तो है सरकारी संस्थाएं। ये सरकार के सिस्टम का हिस्सा हैं, सरकारी नियमों से चलती हैं और इनका खर्चा ज्यादातर टैक्स के पैसे से होता है। जैसे सरकारी अस्पताल, स्कूल या सामाजिक न्याय विभाग। अच्छा, और दूसरी है स्वैच्छिक संस्थाएं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। ये आम लोगों की पहल से बनती हैं और ज्यादातर समुदाय से मिलने वाले चंदे, डोनेशन या ग्रांट पर चलती हैं। इनका मकसद अक्सर किसी खास मुद्दे पर काम करना होता है, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटीज। और तीसरा प्रकार है गैर सरकारी संगठन, यानी NGOs और स्वायत्त संस्थाएं, ऑटोनॉमस बॉडीज। ये सरकार से अलग होती हैं, लेकिन सरकार इन्हें बढ़ावा दे सकती है, मदद कर सकती है जमीन या पैसे से। इनका कामकाज आमतौर पर डेडिकेटेड वॉलंटियर्स और सैलरी पाने वाले कर्मचारी चलाते हैं। ये अपने मिशन और उद्देश्य के हिसाब से काम करती हैं। आजकल तो NGOs का रोल बहुत बढ़ गया है समाज कल्याण में। तो सरकारी, स्वैच्छिक और गैर सरकारी, ये 3 मुख्य तरह की संस्थाएं हैं जो कल्याण सेवाएं देती हैं। अब इन सभी संस्थाओं को चलाने के लिए, इनके काम को ठीक से ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी चीज की जरूरत तो पड़ती होगी। यहीं पर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती होगी, है ना? एकदम सही। समाज कल्याण प्रशासन को समझने से पहले खुद प्रशासन शब्द को समझना जरूरी है। स्रोत बताता है कि ये लैटिन के 2 शब्दों से बना है। एड मतलब को या की ओर, और मिनिस्ट्रेट मतलब सेवा करना या मैनेज करना। तो इसका मतलब हुआ सेवा का प्रबंधन करना। हाँ, शाब्दिक अर्थ यही है, सेवा का प्रबंधन। तो क्या प्रशासन सिर्फ सरकारी काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बहुत साफ कहता है कि जहां भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई ऐसा काम करते हैं जिसे अकेले नहीं किया जा सकता, वहां प्रशासन होता है। ये परिवार में भी है, फैक्ट्री में, अस्पताल में, स्कूल में, सरकारी दफ्तर में, हर जगह। जहां भी साझा लक्ष्य है और उन्हें पाने के लिए मिलकर कोशिश करनी है, वहां प्रशासन चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो कामों को संभालना या लोगों की देखभाल करना। स्रोत ने कुछ अकादमिक परिभाषाएं भी दी हैं, एलरी वाइट, निग्रो, साइमन पीफनर। क्या आप उनका सार बता सकती हैं बिना हर एक को दोहराए? हाँ, देखिए, इन सब विद्वानों ने प्रशासन को अलग अलग शब्दों में समझाया है, पर सबका निचोड़ आप कह सकते हैं करीब करीब एक ही है। प्रशासन मूल रूप से किसी तय लक्ष्य या उद्देश्य को पाने के लिए लोगों यानी ह्यूमन रिसोर्स और चीज़ों यानी मटेरियल रिसोर्स, पैसा, साधन, जानकारी को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना और उन्हें डायरेक्शन देने की प्रक्रिया है। ऑर्गेनाइज करना और डायरेक्शन देना। हाँ, ये एक कला भी है और विज्ञान भी। ये तय करना कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, किन साधनों से करेगा, और फिर ये देखना कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। ये सब प्रशासन का हिस्सा है। संक्षेप में ये संसाधनों का कुशल प्रबंधन है, एफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रशासन मतलब संसाधनों का मैनेजमेंट करके लक्ष्य हासिल करना। अब अगर हम इसी आइडिया को समाज कल्याण के फील्ड में लगाएं, तो सामाजिक प्रशासन क्या हुआ? करने के लिए इस्तेमाल होती है तो उसे सामाजिक प्रशासन कहते हैं। इसमें वो सारी गतिविधियां आ जाती हैं जो सरकार करती है, जैसे सामाजिक नीतियां बनाना, मान लीजिए बुढ़ापा पेंशन योजना, सामाजिक कानून बनाना जैसे बाल श्रम रोकने का कानून, इन कामों के लिए बजट में पैसा देना और इन योजनाओं को लागू करने के लिए मंत्रालय, विभाग या दूसरे सरकारी ढांचे बनाना। ये सब सामाजिक प्रशासन का हिस्सा है। तो क्या सामाजिक प्रशासन सिर्फ सरकारी काम है? देखिए, मुख्य रूप से तो ये सरकारी सामाजिक सेवाओं से जुड़ा है, लेकिन इसमें गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी भी अहम मानी जाती है। सरकार अक्सर NGOs के साथ मिलकर काम करती है ताकि कल्याण कार्यक्रम ज्यादा असरदार तरीके से लागू हों। रिचर्ड टिटमस ने 1948 में से सामाजिक सेवाओं का अध्ययन कहा था, जिनका मकसद लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है।
और बाद में भी परिभाषाएं आई? हाँ, डीवी डॉनिसन ने 1961 में से समाज सेवाओं के विकास, संरचना और कामकाज का अध्ययन बताया। फॉर्डर ने 1974 ने इसे और साफ करते हुए कहा कि ये खास तौर पर सरकारी मदद से चलने वाली समाज सेवाओं के अध्ययन से जुड़ा है। तो कुल मिलाकर सामाजिक प्रशासन वो सिस्टम और स्टडी है जो ये देखता है कि सरकारी और दूसरी संस्थाओं की सामाजिक सेवाएं कैसे काम कर रही हैं, उन्हें कैसे बेहतर बनाएं और वो अपने कल्याण के लक्ष्य कितने हासिल कर पा रही हैं। ये पॉलिसी बनाने से लेकर उसे जमीन पर उतारने तक पूरा सफर है। बिल्कुल, ये सिर्फ योजना बनाना नहीं है, उसे अमल में लाना, उसकी निगरानी करना और उसके असर का मूल्यांकन करना, ये सब है। ये पक्का करना है कि जो संसाधन समाज कल्याण के लिए रखे गए हैं, उनका सही और असरदार इस्तेमाल हो। तो आज हमने कई अहम कड़ियों को जोड़ा। समाज कार्य जो जरूरतों और समस्याओं पर ध्यान देता है, सामाजिक विकास जो समाज को आगे ले जाने का लक्ष्य रखता है, सामाजिक कल्याण जो इन जरूरतों को पूरा करने और समस्याओं से निपटने का संगठित तरीका है, फिर समाज कल्याण संस्थाएं जो ये काम करती हैं, प्रशासन जो संसाधनों के मैनेजमेंट का सिद्धांत है, और आखिर में सामाजिक प्रशासन जो इन सिद्धांतों को समाज कल्याण के क्षेत्र में लागू करता है। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, और ये तस्वीर दिखाती है कि समाज कल्याण कोई अचानक होने वाला या सिर्फ दान दया का काम नहीं है। ये एक सोचा समझा, ज्ञान पर आधारित व्यवस्थित प्रयास है, जिसमें प्लानिंग, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, मूल्यांकन सब शामिल हैं। हमने देखा कि कैसे सरकार, वॉलंटरी संगठन और एनजीओज सबकी अपनी अपनी भूमिका है और कैसे प्रशासन इन सब के प्रयासों को एक दिशा और ढांचा देता है। तो इसका निचोड़ क्या है? ये सब जानना क्यों जरूरी है? शायद इसलिए कि ये हमें समझने में मदद करता है कि एक समाज के तौर पर हम अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, इनसे निपटने के लिए कैसे संगठित होते हैं, कैसी नीतियां बनाते हैं और कैसे अपने सीमित साधनों का इस्तेमाल करके सबके लिए एक बेहतर जीवन बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने सामाजिक विकास की बात करते हुए कहा कि इसका लक्ष्य सभी लोगों के लिए संतोषजनक भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन पक्का करना है। स्रोत भी इस होलिस्टिक अप्रोच पर जोर देता है। लेकिन असल दुनिया में सामाजिक प्रशासन इस ऊंचे लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकता है? वो कैसे पक्का कर सकता है कि विकास सिर्फ आर्थिक आंकड़ों या कुछ ढांचागत प्रोजेक्ट्स तक ही ना सिमट जाए, बल्कि सच में समावेशी हो और इंसान की जिंदगी के हर पहलू को छुए? ये संतुलन साधना ही शायद सामाजिक प्रशासन की सबसे बड़ी कला सवाल ये और है कि चुनौती कागज है। पर जो योजनाएं इतनी अच्छी लगती हैं, वो असल में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचती कैसे हैं? मतलब सेवाओं की शक्ल में ये सफर कैसे तय होता है? बिल्कुल, और ये जो सफर है ना, यही अपने आप में एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। देखिए, सिर्फ इरादे नेक होना काफी नहीं होता। हाँ, वो तो है। उन इरादों को जमीन पर उतारने के लिए एक पूरी व्यवस्था चाहिए होती है। सही बात है। और इसी व्यवस्था को समझने के लिए आज हम बात कर रहे हैं समाज कल्याण प्रशासन की, मतलब सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ लेख हैं जो इसी विषय पर, मतलब इसकी परिभाषाओं और इसके कामों पर रोशनी डालते हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद है ये समझना कि ये प्रशासन आखिर है क्या भला, अलग अलग जानकारी से कैसे देखते हैं और इसकी जरूरी काम क्या क्या है। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि हम सिर्फ किताबी बातें ना दोहराएं, हाँ बिल्कुल, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया की आत्मा को समझें, जिसके जरिए समाज की मदद करने का जो ख्याल है वो हकीकत बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी बात, शायद यहीं से शुरू करना ठीक रहेगा, हाँ बिल्कुल, कि समाज कल्याण प्रशासन वो एक पुल जैसा है जो सामाजिक नीति यानी जो इरादा है उसको समाज सेवा यानी जो असल काम है उससे जोड़ता है। सही, और इसमें सरकारी संगठन भी हो सकते हैं, गैर सरकारी भी, है ना? दोनों तरह के। ये एक कह सकते हैं जरूरी शुरुआती बिंदु है। और इसी से जुड़ी एक दिलचस्प बात जॉन सी किडने ने कही थी काफी पहले 1950s में। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने इसे एक दो तरफा प्रक्रिया कहा था, टू वे प्रोसेस। दो तरफा? इसका क्या मतलब हुआ? एक तरफ तो समझ आता है कि नीति लागू करना। बिल्कुल, पहला रास्ता तो सीधा है, नीति लेना। मान लीजिए जैसे बुजुर्गों को पेंशन देनी है, ठीक है, और उसे असलियत में पेंशन बांटने की व्यवस्था में बदलना।
मतलब योजना को अमल में लाना। और दूसरा रास्ता ओ क्या है? दूसरा रास्ता है जमीन से वापस ऊपर की ओर। अच्छा। यानी जो सेवाएं दी जा रही हैं, उनको चलाने में जो अनुभव मिल रहा है, जो मुश्किलें आ रही हैं या जो सफलता मिल रही है, हाँ। उस सारे अनुभव का इस्तेमाल करके वापस जो मूल नीति थी उसे ही बेहतर बनाना। अच्छा। तो ये सिर्फ ऊपर से नीचे आदेश आने जैसा नहीं है, नहीं। बल्कि नीचे से ऊपर सुझाव और सुधार जाने जैसा भी है। अरे वाह, तो ये तो प्रशासन को एक लगातार सीखने और सुधरने वाली प्रक्रिया बना देता है ना, सिर्फ नियमों को लागू करने वाली मशीन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये विचार तो काफी महत्वपूर्ण है। हाँ। ये प्रशासन को एक जीवित तंत्र की तरह देखता है। अब इसी विचार को अलग अलग लोगों ने अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया। कुछ ने इसके दायरे को और साफ किया। जैसे कि किसने क्या कहा? जैसे वॉल्टर फ्राइडलैंडर, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि ये प्रशासन सिर्फ सरकारी कानूनों या नीतियों को ही नहीं देखता। अच्छा, तो फिर क्या? बल्कि जो निजी संस्थाएं हैं, उनके परोपकारी काम या जो धार्मिक संस्थाएं दान पुण्य करती हैं, हाँ, चैरिटीज वगैरह, हाँ, उनके मकसदों को भी सेवाओं में बदलना ये भी प्रशासन का ही काम है। हाँ, ये बात तो अहम है, क्योंकि समाज सेवा का काम सिर्फ सरकारें थोड़ी करती हैं, बहुत सारे निजी और धार्मिक संगठन भी तो हैं। बिल्कुल। तो फ्राइडलैंडर ने, आप कह सकती हैं, इस पूरी तस्वीर को और बड़ा कर दिया। और फिर आर्थर डनम जैसे विचारक आए। उन्होंने प्रशासन के जो रोजमर्रा के काम हैं, जो व्यावहारिक पहलू हैं, उन पर जोर दिया। रोजमर्रा के काम जैसे? उन्होंने कहा कि प्रशासन में वो सारी गतिविधियां शामिल हैं जो संस्था की मुख्य सेवा को चलाने में मदद करती हैं। मतलब जैसे रिकॉर्ड रखना, हिसाब किताब देखना, इस तरह की चीजें? हाँ बिल्कुल। नीति बनाना, नेतृत्व करना वो तो है ही, साथ में रिकॉर्ड रखना, लेखा जोखा मेंटेन करना, सुविधाओं को बनाए रखना, ये सब भी प्रशासन का ही हिस्सा है। ये सुनने में शायद उतना रोमांचक ना लगे। हाँ, थोड़ा ड्राई लगता है। हाँ, पर इनके बिना कोई भी बड़ी समाज सेवा योजना चल नहीं सकती। सोचिए ना, अगर पेंशन का हिसाब ही ठीक से ना रखा जाए तो क्या होगा? बात तो सही है। मतलब प्रशासन सिर्फ बड़े फैसले लेना नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे उबाऊ लगने वाले कामों को भी सलीके से करना है, ताकि पूरी व्यवस्था चलती रहे। एग्जैक्टली। लेकिन क्या सभी ने इसे इतने मशीनी तरीके से ही देखा? क्या इसमें कोई मानवीय पहलू नहीं है? नहीं, यहीं पर हैरले ट्रैकर जैसे विचारकों का नजरिया थोड़ा अलग और मुझे लगता है काफी दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, कैसे? उन्होंने मानवीय पहलू पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन असल में लोगों के साथ इस तरह से काम करने की प्रक्रिया है जिससे उनकी अपनी ऊर्जा जागे और जुड़े। लोगों की ऊर्जा को जगाना और जोड़ना, ये तो सुनने में काफी अलग लग रहा है। प्रशासन और ऊर्जा। हाँ, उनका मानना था कि प्रशासन का काम है लोगों को, मतलब कर्मचारियों को और समुदाय के सदस्यों को भी इस तरह से प्रेरित करना, संगठित करना कि वे जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करके समुदाय की जरूरतें पूरी कर सकें। यहाँ जोर व्यवस्था से ज्यादा व्यक्ति और उसकी क्षमता पर है। यानी प्रशासन का काम सिर्फ फाइलों को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि लोगों को एक तरह से एम्पावर करना है, सशक्त करना है, ताकि वे मिलकर बेहतर काम कर सकें। बिल्कुल। और इसी कड़ी में अमेरिकन काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन की परिभाषा भी काफी मायने रखती है। हाँ? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रशासन समुदाय के संसाधनों को तय लक्ष्यों और नीतियों के हिसाब से सेवाओं में बदलने की प्रक्रिया तो है ही, ये तो कॉमन बात हो गई। हाँ। लेकिन उन्होंने जोड़ा कि इसमें एक सृजनात्मक पहलू भी है, क्रिएटिव। सृजनात्मक, क्रिएटिव प्रशासन में? हाँ। ये कैसे? उनका मतलब था कि प्रशासन सिर्फ बने बनाए ढर्रे पर नहीं चलता, जरूरत के हिसाब से ये नई भूमिकाएं बना सकता है, नए रिश्ते, काम करने के नए तरीके इजाद कर सकता है। अच्छा। ताकि नतीजे बेहतर हों, और साथ ही इसमें लगातार समस्या समाधान चलता रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्थिति का अध्ययन करना, समस्या को समझना यानी निदान करना, और फिर उसका हल निकालना यानी उपचार। अरे वाह, ये कुछ एक डॉक्टर के मरीज को ठीक करने जैसा है। ये तो प्रशासन की एक बहुत ही सक्रिय और लचीली तस्वीर पेश करता है। मतलब ये कोई जड़ चीज नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें, किडने का वो दो तरफा रास्ता, फ्राइडलैंडर और डनहम का वो व्यापक दायरा, ट्रैकर का मानवीय पहलू और ये अमेरिकन काउंसिल का सृजनात्मक और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला नजरिया, तो इन सब में कॉमन क्या है? क्या बातें हैं जो बार बार आ रही हैं? देखिए, कुछ बातें तो बिल्कुल साफ उभर कर आती हैं। पहली, कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं। ठीक है। दूसरी, इसका मुख्य काम नीति या इरादे को अमल में लाना है, मतलब एक्शन में बदलना। तीसरी, इसमें संसाधनों का, पैसा, लोग, सामान जो भी है, उसका सही इस्तेमाल शामिल है, जरूरी है। चौथी, मकसद क्या है?
समुदाय की जरूरतों को पूरा करना। और पांचवी, जो शायद सबसे अहम है, कि ये सब लोगों के जुड़ने और उनकी भागीदारी से ही संभव हो पाता है, अकेले नहीं होता। और जाहिर है ये सब करने के लिए खास तरह के ज्ञान और हुनर की जरूरत पड़ती होगी, ये कोई भी नहीं कर सकता, है ना? हाँ बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं कि ये काम अंदाजे से नहीं होता। इसके लिए बाकायदा ज्ञान चाहिए, सिद्धांत पता होने चाहिए, संवाद के तरीकों की समझ होनी चाहिए। और समाज कार्य यानी सोशल वर्क की भूमिका यही आती है। वो इस पूरी प्रक्रिया को गाइडेंस देने, योजना बनाने, लोगों को मोटिवेट करने, संगठन बनाने, सही ढांचा तैयार करने और हाँ, रिसर्च के जरिए बेहतर बनाने में मदद करता है। अच्छा, और अगर हम जमीनी स्तर पर देखें, ऑपरेशनल लेवल पर, तो इसके असली काम क्या होते हैं? क्या क्या शामिल है इसमें? हाँ, ऑपरेशनल लेवल पर देखें तो इसमें नीतियों में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करना, नए कार्यक्रम डिज़ाइन करना, उनके लिए पैसे का इंतजाम करना, मतलब फाइनेंसिंग, फंडिंग जुटाना। हाँ फंडिंग, फिर सही लोगों को काम पे रखना, उन्हें ट्रेनिंग देना, ये सब शामिल है। और ये सारे काम इसलिए ज़रूरी हैं ताकि मदद सही मायने में और सही तरीके से ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके, वरना सब हवा में रह जाएगा। बात तो सही है, ये तो काफी विस्तृत काम लगता है। इसी से जुड़ा हुआ रोजमेरी सेरी ने भी कुछ बताया था, शायद 1971 में कुछ खास कार्यकलापों की बात की थी उन्होंने। हाँ, की थी। क्या हम इन्हें प्रशासन के व्यवहारिक कदमों की तरह देख सकते हैं, स्टेप्स की तरह? हाँ बिल्कुल, सेरी ने प्रशासन के कामों को और ठोस रूप में समझाया। उन्होंने कुछ मुख्य बिंदु बताए जो एक तरह से प्रशासन की चेकलिस्ट जैसे लगते हैं। अच्छा, जैसे पहला उन्होंने कहा था सामाजिक आदेशों को कार्यात्मक नीतियों और लक्ष्यों में बदलना। हाँ, मतलब जो समाज या कानून चाहता है उसे ऐसे लक्ष्यों में ढालना जिन पर काम किया जा सके, एक्शनेबल गोल्स। बिल्कुल। फिर दूसरा कदम है इन लक्ष्यों को पाने के लिए संगठन का ढांचा और प्रक्रियाएं तैयार करना, डिजाइन करना। मतलब कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, इसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाना। ये डनहम की बात से जुड़ता है कि व्यवहारिक व्यवस्था जरूरी है। सही। तीसरा कदम तो जाहिर है संसाधन जुटाना, पैसा, सामान, कर्मचारी। और यहाँ तक कि वो लोग भी जिन्हें सेवा देनी है, सेवार्थी यानी क्लाइंट्स। हाँ, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। चौथा कदम है जरूरत के हिसाब से सही तकनीक चुनना और उसे लागू करना, टेक्नोलॉजी। आज के जमाने में तो ये बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। चाहे वो डेटा मैनेजमेंट हो या लोगों तक जानकारी पहुंचाना हो, तकनीक के बिना तो काम चलाना मुश्किल है। पांचवा कदम मुझे दिलचस्प लगा था, संगठन के अंदर के व्यवहार को बेहतर बनाना, ऑप्टिमाइज करना, ताकि असर और कुशलता दोनों बढ़े। हाँ, यानी सिर्फ ढांचा नहीं, बल्कि लोग उस ढांचे में कैसे काम करते हैं उसे भी सुधारना। ये ट्रैकर के मानवीय पहलू वाले विचार से मिलता है ना? हाँ बिल्कुल। ये संगठन के माहौल और वर्क कल्चर से जुड़ा है। और आखिरी छठा कदम, जो शायद सबसे जरूरी है आज के समय में, वो क्या है? संगठन के काम का लगातार मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन। क्यों? सिर्फ ये जानने के लिए कि काम कैसा हो रहा है? सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से पहचाना जा सके और सुलझाया जा सके। ये किडनी के वो दो तरफा प्रक्रिया वाली बात को अमल में लाता है। अच्छा। मूल्यांकन से ही पता चलता है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और नीति या प्रक्रिया में कहाँ सुधार की जरूरत है। ये एक लगातार चलने वाला सुधार का चक्कर है। प्लान करो, लागू करो, जांचो और फिर सुधारो। प्लान डू चेक एक्ट जैसा। तो ये सेरी के बताए काम तो प्रशासन को एक बहुत ही व्यवस्थित और परिणाम उन्मुख, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रक्रिया बनाते हैं। ऐसा नहीं कि बस काम करते जाओ। हाँ, बल्कि ये भी देखो कि काम का असर हो रहा है या नहीं और उसे बेहतर कैसे करें। निश्चित रूप से सेरी के कार्यकलाप प्रशासन की इसी व्यवस्थित, मूल्यांकन आधारित और लगातार सुधरने वाली प्रकृति पर जोर देते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझे, मतलब इसका निचोड़ क्या है, अगर हमें किसी को एक लाइन में बताना हो? निचोड़ ये है, मुझे लगता है, कि समाज कल्याण प्रशासन कोई बेजान, नीरस किस्म की बाबूशाही या सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जिंदा, गतिशील प्रक्रिया है, डायनामिक। हाँ, ये नेक इरादों यानी नीतियों को जमीनी हकीकत यानी सेवाओं में बदलने का विज्ञान भी है और कला भी है। बिल्कुल। और ये काम व्यवस्थित तरीकों से होता है, लोगों को ध्यान में रखकर होता है, और जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका समझदारी से इस्तेमाल करके किया जाता है। और सबसे जरूरी बात, जैसा आपने कहा, इसमें अपनी ही कमियों को पहचान कर लगातार बेहतर होने की कोशिश शामिल है। हाँ, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मदद सिर्फ पहुंचे ही नहीं बल्कि प्रभावी ढंग से पहुंचे,
असरदार हो और वाकई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। सुनने वालों के लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है? उन्हें इससे क्या मिलेगा? देखिए, इसे समझने से हमें यह अंदाजा लगता है कि समाज सेवा के जो कार्यक्रम होते हैं वो कैसे काम करते हैं, या कम से कम उन्हें कैसे काम करना चाहिए। हाँ, हम समझ पाते हैं कि अच्छी नीयत से शुरू हुई योजनाएं क्यों कभी-कभी असफल हो जाती हैं या उनमें क्या पेचीदगियां होती हैं। ये ज्ञान हमें एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनाता है, मुझे लगता है। हाँ, शायद हम सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के काम को एक बेहतर नजरिए से देख पाते हैं, उनकी चुनौतियों को समझ पाते हैं। बिल्कुल। और अब एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, जरूर। हमने प्रशासन की कई परिभाषाएं देखी, उसके काम देखे। अब सोचिए, समाज कल्याण प्रशासन में सफलता को कैसे मापा जाना चाहिए? सक्सेस क्या है? ये होना चाहिए कि कितने कम खर्चे में कितने ज्यादा लोगों तक सेवा पहुंचाई गई, मतलब एफिशिएंसी। या फिर ये ज्यादा जरूरी है कि सेवा पाने वाले कितने संतुष्ट हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं, भले ही उसमें ज्यादा समय या संसाधन लगे, मतलब क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। हाँ, या फिर क्या असली सफलता तब मानी जाए जब इन सेवाओं से समाज में कोई लंबे समय तक टिकने वाला सकारात्मक बदलाव आए, मतलब लॉन्ग टर्म सोशल चेंज। ये तो बड़ा गहरा सवाल है। दक्षता, संतुष्टि या सामाजिक परिवर्तन, मुश्किल है चुनना। हाँ, शायद तीनों ही जरूरी हैं अपनी अपनी जगह, पर किसे ज्यादा महत्व दिया जाए ये तय करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, और इसका कोई एक सही जवाब शायद नहीं है। ये उस कार्यक्रम के खास मकसद और हालात पर निर्भर करेगा। लेकिन ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम समाज कल्याण के काम से असल में चाहते क्या हैं और उसकी कामयाबी को कैसे देखते हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा समाज कल्याण प्रशासन की परिभाषाओं और कार्यों पर हमारे पास उपलब्ध स्रोतों के आधार पर। उम्मीद है इस बातचीत से आपको कुछ नई जानकारी और सोचने के लिए कुछ नए बिंदु मिले होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय जुड़ी और कुछ स्रोतों के जानकारी साथ। है, कुछ धन्यवाद। लेख और नोट्स हैं जो हमें इसकी बारीकियों को समझने में मदद करेंगे, इसके काम करने के तरीके, समाज में इसकी अहमियत, ये सब। तो चलिए इन स्रोतों को खंगालते हैं और देखते हैं कि ये समाज कल्याण प्रशासन की दुनिया आखिर दिखती कैसी है, ये संस्थाएं काम कैसे करती हैं और क्यों ये हमारे समाज के ताने बाने के लिए इतनी जरूरी हैं। तैयार हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि समाज कल्याण प्रशासन का सीधा नाता वो है समाज कल्याण संस्थाओं से। ये एक तरह से वो इंजन है जो इन संस्थाओं को चलाता है। तो इसका मुख्य काम क्या है? जैसा हमारे नोट्स बताते हैं, ये इन संस्थाओं को उनके तयशुदा लक्ष्य समूह तक, मतलब जिन लोगों के लिए वे काम कर रही हैं, उन तक पहुंचाने में मदद करता है और अपने मकसदों को पूरा करने में। इसमें सिर्फ योजना बनाना ही नहीं है, बल्कि सामाजिक लक्ष्यों को ठीक से पहचानना, फिर उनके हिसाब से कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें जमीन पे उतारना, ये सब शामिल है, ताकि जो सोचा है वो हासिल हो सके। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इसे काम करने के नजरिए से देखें, इसके फंक्शनल पहलू को समझें, तो हमारे स्रोत 3 खास बातें बताते हैं। पहली, बाधित सामाजिक कार्यप्रणाली की वापसी। मतलब अगर समाज में लोगों के बीच या व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी आ गई है ना, जिससे सामान्य कामकाज रुक गया है, तो उसे ठीक करके वापस पटरी पर लाना। सोचिए जैसे किसी आपदा के बाद समुदायों को फिर से खड़ा करना, वो इसका एक उदाहरण हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी काम है। और दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है व्यक्तियों और समाज के पास जो भी संसाधन है, चाहे वो कौशल हो, पैसा हो या सामाजिक नेटवर्क, उन्हें इस तरह से संगठित और इस्तेमाल करना कि सामाजिक कामकाज ज्यादा असरदार तरीके से हो सके। ये सिर्फ कमियों को दूर करना नहीं है, बल्कि मौजूदा शक्तियों को और बेहतर बनाना है। और तीसरा, जो शायद सबसे चुनौतीपूर्ण है, वो है सामाजिक निष्क्रियता, मतलब सोशल डिसफंक्शन, उसको रोकना। यानी ऐसी कोशिशें करना कि समस्याएं पैदा ही ना हो। ये एक तरह से बचाव का काम है। अच्छा, रोकथाम पर जोर। हाँ, इलाज से पहले रोकथाम पर जोर। तो ये सिर्फ समस्याओं को सुलझाना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण और उसे बनाए रखने की कोशिश है। ये रोकथाम वाला पहलू वाकई दिलचस्प है। अक्सर हम कल्याणकारी कामों को समस्या होने के बाद ही एक्शन में देखते हैं, लेकिन ये पहले से सक्रिय रहने की बात, ये जरूरी है। अच्छा, एक और बात जो उभर कर आती है वो ये कि हर संस्था, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, किसी खास इलाके में काम करती हो या पूरे देश में, उसकी एक शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी होती है। इसकी क्या भूमिका है? देखिए, ये गवर्निंग बॉडी बहुत अहम है। यही वो इकाई है जो संस्था की दिशा तय करती है, बड़े फैसले लेती है
और सबसे जरूरी बात, जैसा हमारे नोट्स में जिक्र है, ये उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी सेवा की जा रही है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि संस्था की नीतियां और कार्यक्रम जमीनी हकीकत से जुड़े हों, लोगों की जरूरतों के मुताबिक हों। जब समुदाय खुद को संस्था के फैसलों में शामिल महसूस करता है ना, तो उसका जुड़ाव और भरोसा बढ़ता है। मतलब ये कि ऊपर से फैसले थोपने के बजाय समुदाय की आवाज शामिल करना जरूरी है। हाँ, और इसी से जुड़ा हुआ एक और बिंदु है। सफलता के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी बताई गई हैं। एक तो सक्रिय सामुदायिक भागीदारी, हाँ, और दूसरा उपलब्ध संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल। हाँ, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं बिल्कुल। सक्रिय सामुदायिक भागीदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग कार्यक्रमों का लाभ उठाएं, बल्कि ये भी कि वे योजना बनाने, उसे लागू करने और उसकी निगरानी में भी शामिल हों। जब लोग खुद मालिकी महसूस करते हैं तो कार्यक्रम ज्यादा सफल होते हैं। और दूसरा है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। समाज कल्याण के क्षेत्र में संसाधन अक्सर सीमित होते हैं, पैसा, समय, लोग, सब कुछ। ऐसे में चुनौती ये होती है कि इन सीमित साधनों से ज्यादा असर कैसे पैदा किया जाए। ये एक लगातार चलने वाली जद्दोजहद है। हाँ, ये तो है। गवर्निंग बॉडी और प्रशासन को मिलकर ये संतुलन साधना होता है। जैसा कि हमारे नोट्स में भी इशारा है, उसे खुद के वजूद को बनाए रखने के लिए भी कुछ संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। दफ्तर का किराया, स्टाफ की तनख्वाह वगैरह वगैरह। ये जरूरी है क्योंकि संस्था चलेगी तभी तो काम करेगी। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। क्या खतरा? खतरा ये कि कहीं संस्था खुद को बनाए रखने में ही इतनी ना उलझ जाए, इतने संसाधन उसी में ना लग जाए कि उसका मुख्य काम यानी समाज सेवा और विकास वो पीछे छूट जाए, है ना? या फिर उसकी मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से बढ़ने की क्षमता ही सीमित हो जाए। मतलब संस्था बस चलती रहे लेकिन उसका असर या दायरा बढ़ ना पाए। ये एक महीन रेखा है जिस पर चलना होता है। बिल्कुल। और इसी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक और विशेषता महत्वपूर्ण हो जाती है, संस्थाओं का सहकारी ढंग से काम करना, यानी आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ समन्वय बना के काम करना। साथ ही संस्था के भीतर भी प्रशासन में सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ये टीम वर्क और एक समावेशी माहौल बनाने पर जोर देता है। और हाँ, एक और रुझान जो आजकल साफ दिख रहा है वो है व्यावसायिक रूप से योग्य, मतलब प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों की भर्ती। अच्छा, मतलब अब सोशल वर्क या समाज कल्याण प्रशासन में भी प्रोफेशनल डिग्री और ट्रेनिंग वाले लोगों को अहमियत दी जा रही है। हाँ, बिल्कुल। पहले शायद ये धारणा ज्यादा थी कि ये काम तो कोई भी नेक नियत वाला इंसान कर सकता है, लेकिन अब समझा जा रहा है कि समाज की जटिल समस्याओं से निपटने के लिए विशेष ज्ञान और कौशल की जरूरत होती है। इस व्यावसायिक दृष्टिकोण, जिसे प्रोफेशनल अप्रोच कहते हैं, उसके आने से काम करने के तरीकों में ज्यादा व्यवस्था, योजना और मूल्यांकन का समावेश हो रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इससे इन संस्थाओं की प्रभावशीलता और जवाबदेही दोनों बढ़ सकती हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि व्यावसायिकता कहीं मानवीय संवेदनाओं पर हावी ना हो जाए। ये भी एक संतुलन साधने वाली बात है। खैर, अब यहाँ से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। हमने अभी समाज कल्याण प्रशासन की अपनी कुछ खासियतों की बात की, लेकिन कुछ विचारक जैसे हेनरी फायोल, मेरी पी फॉलेट और एल उर्विक, जिनका नाम प्रशासन के सिद्धांतों में बड़ा है, उनका मानना कुछ अलग है। वो क्या कहते हैं? उनका तर्क बड़ा बुनियादी है और सोचने पर मजबूर करने वाला। वो कहते हैं कि अगर आप प्रशासन के मूल तत्व को देखें तो चाहे वो समाज कल्याण का प्रशासन हो, किसी बिजनेस का या सरकार का, उनमें कोई बहुत बड़ा मौलिक अंतर नहीं होता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मतलब एक संस्था जो मुनाफा कमा रही है और एक जो लोगों की सेवा कर रही है, उनका प्रशासन एक जैसा कैसे हो सकता है? देखिए, उनका तर्क ये है कि अगर हम सिर्फ अंतिम सेवा या उत्पाद के पहलू को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें, है ना, तो किसी भी संगठन को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जैसे योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना, समन्वय करना और नियंत्रण रखना, जिसे फेयोल ने प्रबंधन के कार्य कहा था, वो सब में समान होती हैं। वही प्रबंधन कौशल, वही तकनीकें, वही प्रक्रियाएं। संगठन का ढांचा मतलब स्ट्रक्चर, पदों का क्रम यानी हायरार्की, बॉस और मातहत के रिश्ते और मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब किसी न किसी रूप में हर जगह पाई जाती हैं। उनका कहना है कि प्रशासन अपने मूल रूप में एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। अच्छा,
तो उनका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो मशीनरी है वो काफ़ी हद तक एक जैसी ही होती है, चाहे वो किसी भी गाड़ी में लगी हो, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं। और ये बात आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। आखिर किसी भी तरह का प्रशासन हो, उसका अंतिम लक्ष्य तो लोगों तक, चाहे उन्हें क्लाइंट कहें या कस्टमर, कुशलता से सेवाएं पहुंचाना ही है। और आज जब हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी के दौर में जी रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये अलग-अलग तरह के प्रशासन सिर्फ अपने अपने दायरे में ही काम नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या कहना चाह रही हैं आप? मतलब ये कि अब सरकारी विभाग, निजी कंपनियां और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज वो सब एक ही क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। वे आपस में प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं और कई बार सहयोग भी कर रहे हैं। सोचिए, टेलीकॉम सेक्टर या शिक्षा या स्वास्थ्य, हर जगह आपको ये मिला जुला रूप दिखेगा। लोगों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने की होड़ भी है और जरूरत पड़ने पर साझेदारी भी। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। तो क्या इस घालमेल का प्रशासन के तरीकों पर भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। हाल के सालों में एक नई अवधारणा बहुत चर्चा में आई है, नया सार्वजनिक प्रबंधन यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम। ये क्या है? ये मूल रूप से निजी क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली प्रबंधन तकनीकों, मैनेजरियल टेक्निक्स को सार्वजनिक और कल्याणकारी क्षेत्रों में अपनाने पर जोर देती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे सोच ये है कि अगर सरकारी और कल्याणकारी संस्थाएं भी बिजनेस की तरह ज्यादा कुशल, एफिशिएंट बने, परिणाम उन्मुख, रिजल्ट ओरिएंटेड हों और ग्राहक केंद्रित, कस्टमर फोकस्ड बने, तो वे बेहतर सेवाएं दे पाएंगी। तो क्या ये वाकई काम कर रहा है? मतलब क्या निजी क्षेत्र के तरीके सरकारी या कल्याणकारी कामों में फिट बैठते हैं? देखिए, ये एक बहस का मुद्दा है। एनपीएम के समर्थक तो कहते हैं कि इससे लाल फीताशाही कम होती है, जवाबदेही बढ़ती है और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है। लेकिन आलोचक ये भी कहते हैं कि इससे कल्याणकारी राज्य की मूल भावना कमजोर हो सकती है, जहां मुनाफा नहीं बल्कि नागरिक अधिकार और समानता मुख्य होने चाहिए। वे ये भी चिंता जताते हैं कि हर चीज को बाजार के नजरिए से देखना सामाजिक न्याय के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सच है कि एनपीएम की तकनीकों को दुनिया भर में, भारत में भी अलग-अलग स्तर पर अपनाया जा रहा है, खासकर सेवाओं की डिलीवरी सुधारने के लिए। तो ये जो निजी और सरकारी तरीकों का मिलना है और जो अलग-अलग तरह के संगठन एक ही मैदान में आ गए हैं, इसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो पारंपरिक दीवारें थी वो अब धुंधली पड़ रही हैं। एकदम सही। आज की दुनिया में विभिन्न प्रकार के प्रशासन के बीच की सीमाएं वाकई में धुंधली हो रही हैं, या यूं कहें कि आपस में मिल रही हैं। ये कोई किताबी बात नहीं है, हम इसे अपने आसपास होते हुए देख सकते हैं। परंपरागत रूप से स्वास्थ्य को समाज सेवा, प्रशासन या सरकारी जिम्मेदारी माना जाता था, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज जमीनी हकीकत क्या है? सेवाएं कौन दे रहा है? सरकारी अस्पताल तो है ही, लेकिन साथ में बड़े बड़े निजी अस्पताल, छोटे नर्सिंग होम, धर्मार्थ संगठन यानी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल और यहाँ तक के धार्मिक संगठनों से जुड़े स्वास्थ्य केंद्र भी हैं। हाँ, ये तो सच है। शहर हो या गांव, हर तरह के अस्पताल और क्लिनिक दिखते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ प्रदाताओं मतलब प्रोवाइडर्स में ही विविधता नहीं है, बल्कि उनके काम करने के तरीकों में भी है। सरकार जहां गरीब और वंचित वर्गों के लिए बड़े पैमाने पर निवारक कार्यक्रम जैसे टीकाकरण और उपचारात्मक इलाज की सुविधाएं जैसे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती इलाज चला रही है, वहीं अब कई निजी अस्पताल भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर के तहत या नियमों के अनुसार गरीबों के लिए कुछ विशेष ओपीडी या बेड आरक्षित रखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे सरकारी और निजी क्षेत्र एक ही मकसद, स्वास्थ्य सेवाएं देना के लिए अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं और उनकी सीमाएं धुंधली हो रही हैं। इस स्वास्थ्य वाला उदाहरण तो बहुत स्पष्ट है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? हाँ, शिक्षा का क्षेत्र भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, बच्चों को स्कूल कौन भेज रहा है? सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें बहुत सस्ते से लेकर बहुत महंगे तक शामिल हैं। सहायता प्राप्त यानी एडेड स्कूल हैं, स्वैच्छिक संगठनों, एनजीओज द्वारा चलाए जा रहे स्कूल हैं, और अब तो बड़े कॉर्पोरेट घराने भी शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, अपने फाउंडेशंस के जरिए या सीधे स्कूल खोलकर। और ये सिर्फ स्कूली शिक्षा तक ही सीमित नहीं है शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, यहाँ तक कि प्रौढ़ शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन
में भी आपको यही मिला-जुला पैटर्न दिखेगा। सेवाएं देने वाले अनेक हैं और सेवाएं लेने वाले भी समाज के अलग-अलग तबकों से हैं। शहरों के मध्यम वर्गीय बच्चों से लेकर दूर-दराज के गांव और पहाड़ी इलाकों के बच्चों तक, कामकाजी वयस्कों से लेकर स्कूल छोड़ चुके युवाओं तक। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये साफ दिखाता है कि समाज कल्याण या विकास का काम अब किसी एक की जिम्मेदारी नहीं रह गया है। ये एक बहु अभिनेता मल्टी एक्टर वाला मंच बन गया है। हाँ, जहां सरकार, बाजार यानी निजी क्षेत्र और नागरिक समाज यानी स्वैच्छिक संगठन सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये जो सीमाएं धुंधली हो रही हैं और इतने सारे अलग अलग खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं, इसका नतीजा क्या निकल रहा है? क्या कोई नई सोच या नया मॉडल उभर रहा है? हाँ, इसी बदलते परिदृश्य के कारण एक नई अवधारणा तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जिसे हमारे स्रोत विकास प्रशासन यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। विकास प्रशासन, ये सामान्य प्रशासन या समाज कल्याण प्रशासन से कैसे अलग है? देखिए, पारंपरिक रूप से प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को लागू करने वाले तंत्र के रूप में देखा जाता था। समाज कल्याण प्रशासन का फोकस सामाजिक समस्याओं और जरूरतमंद समूहों पर था, लेकिन विकास प्रशासन का दायरा इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। ये सिर्फ समस्याओं को ठीक करने या यथास्थिति बनाए रखने पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना, सामाजिक आर्थिक विकास को गति देना और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विकास अब सिर्फ सरकार का एजेंडा नहीं है। बिल्कुल, विकास प्रशासन इस बात को स्वीकार करता है कि विकास एक जटिल प्रक्रिया है और इसे हासिल करने के लिए सभी क्षेत्रों, सरकारी, निजी, स्वैच्छिक को मिलकर काम करना होगा। ये उन धुंधली होती सीमाओं का ही प्रतिबिंब है जिनकी हम बात कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि समाज कल्याण और विकास अब केवल सरकार या कुछ समर्पित कल्याणकारी संस्थाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक, मिलाजुला, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड और समग्र यानी होलिस्टिक प्रयास बन गया है, जिसमें समाज के कई अलग अलग हिस्सेदार शामिल हैं। ये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्यादा लचीले, नवाचारी, इनोवेटिव और भागीदारी वाले तरीकों पर जोर देता है। तो ये सिर्फ एक नया नाम नहीं, बल्कि काम करने के एक नए तरीके और एक नई सोच की ओर इशारा कर रहा है। निश्चित रूप से ये प्रशासन को एक ज्यादा सक्रिय, लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तनकारी भूमिका में देखता है। तो आज जो हमने ये पूरी चर्चा की, अगर उसे समेटें तो हमने समाज कल्याण प्रशासन की कुछ खास बातें समझी। ये लक्ष्य केंद्रित होता है, इसका एक स्पष्ट उद्देश्य समूह होता है ना? हमने देखा कि कैसे समुदाय की भागीदारी और सीमित संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल इसकी सफलता के लिए जरूरी है। हर संस्था में एक शासी निकाय होता है जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, और आजकल व्यावसायिक योग्यता का महत्व भी लगातार बढ़ रहा है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि प्रशासन के जो आम सिद्धांत हैं, जो शायद किसी फैक्ट्री या कंपनी पर लागू होते हैं, वो काफी हद तक समाज कल्याण प्रशासन पर भी लागू होते हैं, खासकर जब हम प्रबंधन की तकनीकों और संगठनात्मक संरचना की बात करते हैं। फॉयोल और उर्विक्स जैसे विचारकों की ये बात काफी अहम थी। बिल्कुल, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज उभर कर आई वो ये है कि कैसे सरकारी, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों के बीच की वो मोटी दीवारें अब पतली हो रही हैं, या कहें कि उनमें दरवाजे बन गए हैं। चाहे स्वास्थ्य हो या शिक्षा, हर जगह हम एक मिला-जुला परिदृश्य देख रहे हैं। इसी के चलते विकास प्रशासन जैसी नई, ज्यादा व्यापक अवधारणाएं सामने आ रही हैं जो विकास को एक साझा जिम्मेदारी मानती हैं। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है, और जैसा कि हमने देखा, प्रशासन के ये अलग अलग रूप अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आकर काम कर रहे हैं, कभी प्रतिस्पर्धा करते हुए तो कभी सहयोग करते हुए। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े मुश्किल सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या सवाल? सवाल ये कि भविष्य में जब ये सीमाएं शायद और भी ज्यादा घुल मिल जाएंगी, जब सरकार, निजी कंपनियां और सामाजिक संगठन और भी करीब से मिलकर काम करेंगे, तब समाज कल्याण को सुनिश्चित करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होगी? जवाबदेही का ढांचा कैसा दिखेगा? मतलब अगर कोई सेवा ठीक से नहीं मिलती या कोई कार्यक्रम फेल होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? और क्या ये मिला-जुला मॉडल वास्तव में ज्यादा न्याय संगत और प्रभावी साबित होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें आने वाले समय में और गहराई से सोचना होगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है समाज कल्याण प्रशासन पर हमारी ये पड़ताल आपको उपयोगी और दिलचस्प लगी होगी। भारत में समाज कल्याण प्रशासन का इतिहास
मतलब ये पूरा सिस्टम कैसे बना, कैसे विकसित हुआ? हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत हैं जो इसकी कहानी बताते हैं। कैसे जरूरतमंदों की मदद करने का तरीका, वो सोच समय के साथ बदली है। हाँ, तो हमारा मकसद है इस पूरी यात्रा को समझना। वो जो पारंपरिक भारतीय सोच थी, जहाँ समुदाय ही एक दूसरे का सहारा था, वहाँ से लेकर आज की जो ये जटिल सरकारी व्यवस्थाएं हैं, ये सब कैसे हुआ, सही। कैसे ये बना, कैसे बदला और आज असल में ये कहाँ खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि भारत में ये जो आपसी मदद वाली बात है, ये कोई नई नहीं है। ये तो हमेशा से समाज का एक अहम हिस्सा रहा है। बिल्कुल। स्रोत में खास तौर पर कुछ शब्दों का जिक्र आता है, जैसे दया, दान, दक्षिणा, भिक्षा, फिर साम्य भाव, स्वधर्म, त्याग। ये सारी अवधारणाएं थी। हाँ, और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि पैसे दे दिए या कोई चीज दे दी। ये एक तरह का मतलब सामाजिक और नैतिक कर्तव्य जैसा था। इसमें आत्म अनुशासन, दूसरों के लिए सोचना, ये सब शामिल था। कि लगभग सभी धर्म अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को कहते थे कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करो, धर्मार्थ कामों में लगाओ। अच्छा। और इसे सिर्फ इस दुनिया में पुण्य कमाने का तरीका ही नहीं, बल्कि परलोक में मोक्ष से भी जोड़ा जाता था। तो एक तरह की सामाजिक आध्यात्मिक व्यवस्था थी ये। तो ये तो हुई आम लोगों की बात या धार्मिक संस्थाओं की। लेकिन प्राचीन काल में जो शासक थे, राजा थे, उनकी क्या भूमिका होती थी? क्या वो भी इसमें शामिल थे? हाँ बिल्कुल। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि शासकों की भी इसमें अहम भूमिका थी, खासकर जब कोई संकट आता था। संकट जैसे कि? जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई या भूकंप, सूखा, अकाल, ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती थीं। हाँ। तो ये राजा का और राजपरिवार का कर्तव्य माना जाता था कि वो अपनी प्रजा की मदद करें। ये सिर्फ दान नहीं था, ये शासन की जिम्मेदारी का हिस्सा समझा जाता था। क्या इसके कुछ उदाहरण हैं हमारे पास, मतलब इतिहास में? हाँ, कई उदाहरण हैं। स्रोत में सम्राट अशोक का जिक्र है, जिन्होंने जन कल्याण के बहुत काम किए। फिर हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अच्छा, प्राचीन काल के। हाँ, और फिर अगर मध्यकाल में देखें तो अकबर, शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, इन सब शासकों ने मतलब प्रशासन चलाने के साथ साथ लोगों की जो सामाजिक जरूरतें थीं उन पर भी ध्यान दिया, जैसे सराय बनवाना, कुएं खुदवाना या मुश्किल वक्त में अनाज बंटवाना। तो ये दिखाता है कि शासन और समाज कल्याण का रिश्ता हमेशा से रहा है, भले ही उसका रूप आज जैसा ना हो। ठीक है, तो ये तो हुई प्राचीन और मध्यकालीन भारत की बात। लेकिन फिर तस्वीर काफी बदली होगी जब अंग्रेज आए। उनका तो शासन करने का तरीका ही अलग था। स्रोत इस दौर के बारे में क्या कहते हैं? क्या समाज कल्याण उनकी प्रायोरिटी थी? देखिए, स्रोत ये साफ करते हैं कि ब्रिटिश सरकार का जो मुख्य ध्यान था वो भारत में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और अपने जो औपनिवेशिक हित थे उन्हें साधने पर था। हाँ, वो तो था ही। तो समाज कल्याण उनकी सीधी प्राथमिकता, मतलब डायरेक्ट प्रायोरिटी नहीं थी। हाँ, उन्होंने एक बड़ा प्रशासनिक ढांचा जरूर बनाया, लेकिन उसका मूल उद्देश्य शासन को मजबूत करना था, अपने कंट्रोल को। लेकिन क्या उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बिल्कुल कुछ नहीं किया? कोई सुधार नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। स्रोत बताते हैं कि कानून व्यवस्था के साथ साथ कुछ समाज सुधार वाले कदम भी उठाए गए। हाँ, उनके पीछे की मंशा क्या थी उस पर बहस हो सकती है। जैसे 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाना, ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये तो बहुत बड़ा था। इसी तरह 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना, ये भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार था। तो ये दिखाता है कि राज्य ने, मतलब सरकार ने, सामाजिक रीति रिवाजों में दखल देना शुरू किया, जो शायद पहले उतना नहीं होता था। ये कदम भले ही प्रगतिशील थे, पर ये किसी एक व्यापक समाज कल्याण नीति का हिस्सा नहीं थे, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये अंग्रेजों के समय की स्थिति हो गई। फिर आया 1947, देश आज़ाद हुआ। ये तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो क्या आज़ादी के बाद समाज कल्याण के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में कोई फौरन बड़ा बदलाव आया? यहाँ एक दिलचस्प बात है जो स्रोत बताते हैं कि आज़ादी के एकदम बाद कोई बहुत क्रांतिकारी ढांचागत बदलाव नहीं हुआ। मतलब कमोबेश वही पुराना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चलता रहा। अच्छा। हाँ, बस समय के साथ उसमें बदलाव किए गए ताकि वो आज़ाद भारत की जो नई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ज़रूरतें थीं उनके हिसाब से ढल सकें। लेकिन बुनियाद काफ़ी हद तक वही रही शुरुआत में। लेकिन फिर ज़रूरतें तो बदली, नज़रिया तो बदला होगा? हाँ, नज़रिया बिल्कुल बदला।
और इसका एक बड़ा उदाहरण हमें मिलता है 5वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे, यानी 1974 से 79 के बीच। स्रोत बताते हैं कि इस दौरान सरकार के लेवल पर एक महत्वपूर्ण सोच बनी। क्या सोचती वो? सरकार ने ये महसूस किया, ये रियलाइज किया कि भाई भारत जैसा इतना बड़ा और विविध देश है, जहाँ सामाजिक समस्याएं अनगिनत हैं, बहुत जटिल हैं, हाँ। उनसे अकेले सरकारी मशीनरी के दम पर निपटना मुमकिन नहीं है। गरीबी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जातिगत भेदभाव है। ये चुनौतियां इतनी बड़ी थीं कि सिर्फ सरकारी कोशिशें काफी नहीं थीं। ये एक तरह की रियलिटी चेक थी। अच्छा, तो सरकार ने माना कि उन्हें मदद चाहिए और यहीं पर शायद वो जो स्वैच्छिक संगठन होते हैं, एनजीओज, उनकी भूमिका सामने आई होगी। नतीजा था वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का बनना। बिल्कुल। अगस्त 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड यानी CSWB का गठन हुआ, और जैसा स्रोत बताते हैं, ये अपने आप में एक बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट था। यूनिक कैसे? ये पूरी तरह से सरकारी डिपार्टमेंट नहीं था। ये एक ऑटोनोमस बॉडी थी, मतलब स्वायत्त संस्था, और इसका मुख्य काम था देश में समाज कल्याण की एक्टिविटीज को बढ़ावा देना और खासकर जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद देना। तो ये तो सेंट्रल लेवल पर हुआ। राज्यों में क्या हुआ? क्या वहां भी ऐसी कोई व्यवस्था बनी? हाँ, इसी मॉडल को फिर राज्यों में भी अपनाया गया। केंद्र की तर्ज पर राज्यों में राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड यानी स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए गए। अच्छा। उनका काम भी वही था, अपने अपने राज्य में जो स्वैच्छिक संगठन काम कर रहे हैं उनको पहचानना, उनकी मदद करना और समाज कल्याण के जो प्रोग्राम्स हैं उनको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने में एक पुल का काम करना। ये सरकार और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के बीच पार्टनरशिप की एक बहुत शुरुआती और अहम कोशिश थी। ये तो वाकई एक बड़ा कदम था। सरकार का ये मानना कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकती और जमीनी कार्यकर्ताओं, संगठनों को साथ लेना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और थोड़ी हैरान करने वाली बात है, जो स्रोत बताते हैं कि इतने महत्वपूर्ण काम के लिए यानी समाज कल्याण के लिए शुरू में कोई एक डेडिकेटेड मंत्रालय या विभाग ही नहीं था। हाँ, ये बात थोड़ी चौंका सकती है आज के हिसाब से। जानकारी के अनुसार 1964 तक समाज कल्याण से जुड़े जो भी काम थे, जो भी जिम्मेदारियां थी, वो कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में बंटी हुई थीं। अलग अलग मंत्रालयों में जैसे कुछ काम शिक्षा मंत्रालय देख रहा था, कुछ गृह मंत्रालय के पास था, कुछ उद्योग मंत्रालय, कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय, तो कुछ श्रम मंत्रालय के पास। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कोऑर्डिनेशन में कितनी दिक्कत आती होगी। जाहिर सी बात है, जब एक ही काम के अलग अलग हिस्से अलग अलग बॉस देख रहे हों तो तालमेल बिठाना मुश्किल होता होगा। हाँ। और शायद रिसोर्सेज का भी सही इस्तेमाल नहीं हो पाता होगा। बिल्कुल। इसी बिखराव को और कोऑर्डिनेशन की कमी को देखते हुए एक अहम सिफारिश की गई थी। 1960 में रेणुका रे की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। रेणुका रे समिति। हाँ। उन्होंने समाज कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन किया और इसी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह पुरजोर सिफारिश की कि भाई इन सब बिखरे हुए कामों को एक जगह लाने के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी बनाया जाना चाहिए। और क्या ये सिफारिश मान ली गई? हाँ, मान ली गई। स्रोत बताते हैं कि 14 जून 1964 को जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तब लॉ मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में इस नए विभाग का गठन किया गया। अच्छा, 1964 में। हाँ, और शुरू में इसे सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, जिसमें SCs, STs, OBCs का कल्याण शामिल था, और साथ ही खादी, ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प जैसे विषय दिए गए। ये एक बड़ी शुरुआत थी, एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ पहला कदम कह सकते हैं। लेकिन ये सफर यही नहीं रुका। इस विभाग का नाम, उसका स्वरूप, ये भी समय के साथ बदलता रहा ना। बिल्कुल। और ये बदलाव दिखाते हैं कि कैसे समाज कल्याण की जो सोच है, उसका जो दायरा है, वो धीरे धीरे विकसित होता गया। 1966 में, यानी बनने के 2 साल बाद ही, इसका नाम बदलकर समाज कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर कर दिया गया। ठीक है। फिर 1979 में इसे और ज्यादा महत्व देते हुए डिपार्टमेंट से अपग्रेड करके मिनिस्ट्री का दर्जा दिया गया। यानी अब ये समाज कल्याण मंत्रालय बन गया। मंत्रालय बन गया? और भी बदलाव हुए इसके बाद? स्रोत में कुछ और नामों का भी जिक्र है। हाँ, हुए। 1985-86 में एक बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना और उसके तहत महिला एवं बाल विकास का एक अलग विभाग बना दिया गया।
हाँ, HRD मिनिस्ट्री। हाँ, तो उसके बाद जो बाकी बचा उस मंत्रालय का नाम बदलकर कल्याण मंत्रालय कर दिया गया। अब इसका फोकस मुख्य रूप से एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज और जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके कल्याण पर हो गया। और आखिरकार इसे वो नाम मिला जो आज भी है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये नाम कब मिला? ये नाम मई 1998 में दिया गया और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये सोच में एक बहुत महत्वपूर्ण शिफ्ट को दिखाता है। कैसे? अब जोर सिर्फ कल्याण यानी वेलफेयर पर नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता एम्पावरमेंट पे था। मतलब लोगों को सिर्फ सहायता देना नहीं, बल्कि उन्हें उनके अधिकार दिलाना, उन्हें सशक्त बनाना, ये मुख्य लक्ष्य बन गया। ये पूरी यात्रा वाकई दिलचस्प है। कैसे एक बिखरी हुई जिम्मेदारी से शुरू होकर एक समर्पित मंत्रालय बना और उसका नाम भी कैसे उसकी बदलती हुई प्राथमिकताओं को दिखाता गया। बिल्कुल, और इस मंत्रालय का काम भी काफी फैला हुआ है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसके अंदर कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोग और संस्थान काम करते हैं। हाँ, कौन कौन से? जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, विकलांग व्यक्तियों के लिए चीफ कमिश्नर का ऑफिस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और हाँ, वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड भी, जिसका जिक्र हमने पहले किया था, वो भी अब इसी मंत्रालय के तहत आता है। ये पूरी संरचना दिखाती है कि अब समाज कल्याण को कितने अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। मतलब अलग अलग जो वंचित समूह हैं, उनकी खास जरूरतें और उनके अधिकारों पर फोकस किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये सिर्फ दया या दान आधारित मदद से बहुत आगे बढ़कर अधिकारों पर आधारित एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लक्ष्य की तरफ इशारा करता है। तो ये तो हुई केंद्र सरकार के लेवल पर स्ट्रक्चर कैसे बना, कैसे विकसित हुआ। अब अगर हम आज की स्थिति देखें तो जमीनी स्तर पर काम कैसे होता है, योजनाएं लागू कैसे होती हैं? स्रोत के हिसाब से देखें तो भारत में समाज कल्याण के क्षेत्र में एक तरह का फेडरल स्ट्रक्चर काम करता है। मतलब केंद्र सरकार अपनी नीतियां और योजनाएं बनाती हैं, खासकर जो राष्ट्रीय महत्व की होती हैं। ठीक है। लेकिन इन योजनाओं को लागू करने की और साथ ही अपनी जो लोकल जरूरतें हैं उनके हिसाब से अलग योजनाएं बनाने और चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की होती है। और राज्य सरकारें ये काम कैसे करती हैं? उनका प्रशासनिक ढांचा कैसा है? राज्य सरकारें आमतौर पर अपने समाज कल्याण विभागों या इसी तरह के नाम वाले विभागों के जरिए काम करती हैं। जानकारी ये बताती है कि ज्यादातर राज्यों में या तो समाज कल्याण के लिए एक फुल टाइम सेक्रेटरी होता है या फिर ये किसी सीनियर सेक्रेटरी के पास एक अहम विभाग के तौर पर होता है। मतलब राज्य स्तर पर भी इसे महत्व दिया जाता है। हाँ, और राज्य सरकारें भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करती हैं, जैसे केंद्र करता है। लेकिन स्रोत एक प्रैक्टिकल चैलेंज की तरफ भी इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि राज्य स्तर पर भी कभी-कभी काम थोड़ा बंटावा सा रहता है। हाँ, ये एक मुद्दा है। अक्सर ये देखा जाता है कि समाज कल्याण से जुड़ी योजनाएं किसी एक ही विभाग के तहत न होकर कई अलग-अलग विभागों या डायरेक्टरेट्स में फैली होती हैं। अच्छा। जैसे हो सकता है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाएं एक डिपार्टमेंट देखे, एससी एसटीज के लिए योजनाएं दूसरा डिपार्टमेंट और विकलांगों के लिए तीसरा। इससे फिर वही कोऑर्डिनेशन वाली समस्या आ सकती है जिसका जिक्र हमने केंद्र के संदर्भ में किया था। और एक और बात, क्या सभी राज्यों में योजनाएं एक जैसी होती हैं? मान लीजिए वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन। नहीं, यहाँ भी काफी फर्क देखने को मिलता है। स्रोत बताते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांगता पेंशन जैसी कई योजनाएं स्टेट स्पेसिफिक होती हैं। मतलब हर राज्य अपने नियम बना सकता है, एलिजिबिलिटी की शर्तें अलग हो सकती हैं और जो पेंशन की राशि मिलती है वो भी अलग-अलग हो सकती है। इससे कभी-कभी थोड़ी कंफ्यूजन भी हो सकती है और जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं उनके लिए दिक्कतें भी आ सकती हैं। ये तो हुई योजनाओं और विभागों की बात, लेकिन इन योजनाओं को असल में लोगों तक पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कैसा है? यहीं पर स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ी चिंताजनक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर राज्यों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो सोशल वेलफेयर ऑफिसर होते हैं। हाँ, जिला समाज कल्याण अधिकारी। हाँ, जो जिले में कार्यक्रमों की देखरेख करते हैं। लेकिन समस्या आती है ब्लॉक लेवल पर, यानी खंड स्तर पर। ब्लॉक लेवल पर क्या समस्या है? समस्या ये है कि अनेक राज्यों में ब्लॉक लेवल पर
डेडिकेटेड समाज कल्याण कार्यकर्ता या जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं उनकी भारी कमी है। कहीं कहीं तो ये पोस्ट है ही नहीं या फिर बहुत कम है। ओहो। अब आप सोचिए, योजनाएं बन रही हैं दिल्ली में या राज्य की राजधानी में, जिला स्तर पर अधिकारी भी है, लेकिन गांवों और समुदायों तक जहां असली जरूरत है वहां उन योजनाओं को पहुंचाने वाला, लोगों को जागरूक करने वाला, उनकी पात्रता जांचने वाला और उन्हें योजनाओं से जोड़ने वाला स्टाफ ही पर्याप्त नहीं है। हाँ, ये तो सचमुच एक बहुत बड़ा गैप लगता है। नीतियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उन्हें लागू करने वाले हाथ ही जमीन पर कमजोर हों तो उनका असर कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है और ये कमी योजनाओं के असरदार इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। इससे ये खतरा रहता है कि योजनाएं कागजों पर तो बहुत अच्छी लगें, लेकिन उनका फायदा उन तक पहुंचे ही नहीं जिनके लिए वो बनी है, या बहुत देर से पहुंचे। तो आज हमने भारत में समाज कल्याण प्रशासन के विकास की एक लंबी और काफ़ी कह सकते हैं जटिल यात्रा को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ये पारंपरिक सामुदायिक सहायता और शुरुआती राजसी प्रयासों से होते हुए ब्रिटिश काल के कुछ सुधारों से गुजरा। हाँ, और फिर आज़ादी के बाद कैसे एक विस्तृत सरकारी और गैर सरकारी तंत्र के रूप में ये विकसित हुआ है। हाँ, हमने देखा कि कैसे वॉलंटरी सेक्टर की भूमिका को पहचाना गया, कैसे CSWB जैसा एक अनोखा ढांचा बना और कैसे धीरे धीरे एक समर्पित केंद्रीय मंत्रालय बना जिसका फोकस सिर्फ कल्याण से हटकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता की ओर बढ़ा। हमने राज्य स्तर की व्यवस्था पर भी बात की और जो मौजूदा संरचना की कुछ प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं, खासकर वो जमीनी स्तर पर कर्मचारियों की कमी वाली बात, उस पर भी गौर किया, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये सफर ये तो दिखाता है कि संस्थागत रूप से व्यवस्था कितनी आगे बढ़ी है, कितनी फॉर्मल हुई है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, और वो सवाल जुड़ा है इसी जमीनी कार्यान्वयन की चुनौती से। स्रोत में जो ब्लॉक लेवल पर समाज कल्याण कार्यकर्ताओं की कमी का जिक्र है, वो वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर नीतियां बन गईं, पैसा भी आ गया, लेकिन गांव-गांव तक, हर जरूरतमंद व्यक्ति तक उसे सही ढंग से पहुंचाने वाला सिस्टम ही कमजोर है, तो फिर उन नीतियों की कामयाबी कैसे सुनिश्चित होगी? सही बात है। ये सवाल भविष्य के लिए बहुत अहम है कि ये जो लास्ट माइल गैप है, इसे कैसे भरा जाए ताकि सामाजिक न्याय और कल्याण की जो भावना है वो सिर्फ कागजों या मंत्रालयों तक ना रहे, बल्कि असल में हर जरूरतमंद की जिंदगी में बदलाव ला सके। ये वो नुक्ता है जिस पर शायद आगे और सोचने और काम करने की जरूरत और है। खासकर इसके स्वरूप और कार्यक्षेत्र पर। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी पर केंद्रित है। और देखिए, इसमें एक बुनियादी सवाल बार बार उठता है। कौन सा सवाल? कि ये जो समाज कल्याण प्रशासन है, इसे हम क्या माने? क्या ये एक कला है जिसमें वो मानवीय स्पर्श और रचनात्मकता ज्यादा जरूरी है, या फिर इसे एक विज्ञान की तरह देखना चाहिए जिसके अपने नियम, कायदे, सिद्धांत, पद्धतियां हों? सही। और ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है ना? इसका सीधा असर पड़ता है कि असल में जमीन पर काम कैसे होता है, योजनाएं कैसे बनती हैं, लागू कैसे होती हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस बहस के जरिए समाज कल्याण प्रशासन का जो असली सार है उसको समझें। हाँ, मतलब इसकी प्रकृति क्या है, ये किन दूसरे विषयों पर निर्भर करता है और असल में इसके दायरे में क्या क्या आता है। तो और हम कोशिश करेंगे कि जो स्रोत सामग्री में तर्क दिए गए हैं, जो उदाहरण है, उन्हीं के आधार पर बात करें। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बहस है कला बनाम विज्ञान, सामग्री भी कहती है कि ये कोई नई बहस नहीं है। नहीं, काफी पुरानी है और शायद आज भी पूरी तरह सुलझी नहीं है। अच्छा, तो पहले कला वाले पक्ष को देखते हैं। ये क्यों कहा जाता है कि ये कला है? क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, कला मानने का जो विचार है वो इस बात पर आधारित है कि समाज कल्याण प्रशासन सिर्फ नियमों का एक सेट पढ़ लेना काफी नहीं है। इसे बाकायदा सीखना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है व्यवहार में। ठीक वैसे ही जैसे कोई शिल्पकार हो या कलाकार, वो अपनी कला को धीरे धीरे निखारता है। अच्छा, उदाहरण? सामग्री में कुम्हार का उदाहरण दिया है। उसे मिट्टी का ज्ञान होता है, तकनीक भी पता होती है, लेकिन असली बात क्या है? उसके हाथ का हुनर। बिल्कुल, उसका कौशल, उसका अनुभव और उसकी वो सृजनात्मकता।
कि वो उस मिट्टी को एक उपयोगी, एक सुंदर रूप कैसे देता है। ये कला है। हाँ, ये बात तो है। जैसे संगीत या चित्रकला में भी होता है। शायद थोड़ी प्रतिभा हो, लेकिन असली निखार तो अभ्यास से, अनुभव से और अपनी सूझबूझ से ही आता है। बिल्कुल वही बात। सामग्री इसी पर जोर देती है। कहती है कि इसमें व्यक्तिगत कौशल लगता है, व्यवहारिक ज्ञान चाहिए, परिणाम पर फोकस रखना होता है। मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड होना। हाँ, और नई नई परिस्थितियों के हिसाब से ढलने की रचनात्मकता, और सबसे जरूरी लगातार अभ्यास। एक प्रशासक के पास थ्योरी का ज्ञान हो सकता है, लेकिन जो जटिल मानवीय और सामाजिक स्थितियां आती हैं, उनमें उस ज्ञान को सही ढंग से लागू करना, वो काफी हद तक उसकी अपनी क्षमता पर, अनुभव पर और मौके पर सही फैसला लेने की कला पर निर्भर करता है। ये दिलचस्प है, क्योंकि समाज कल्याण का काम तो अक्सर ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों से जुड़ा होता है। मानवीय भावनाएं होती हैं, जहां शायद कोई तयशुदा फॉर्मूला हमेशा काम ना करे। बिल्कुल सही कहा। एक अच्छा प्रशासक, देखिए, वो अपने ज्ञान और कौशल से कम संसाधनों में भी समाज में अच्छा बदलाव ला सकता है। हाँ। उसकी सफलता इस पर बहुत निर्भर करती है कि वो लोगों से कैसे बात करता है, अपनी टीम को कैसे मोटिवेट रखता है, समस्याओं के नए समाधान कैसे ढूंढता है। ये जो व्यक्तिपरक पहलू है ना, यही से कला बनाता है। ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग। हाँ, वही कुंजी है। सिद्धांत जानना एक बात है, पर उसे अमल में लाना बिल्कुल दूसरी। ठीक है, ये तो हुआ कला वाला पक्ष। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, विज्ञान। हाँ, सामग्री ये भी कहती है कि कुछ लोग इसे विज्ञान मानते हैं कि इसके अपने सिद्धांत हैं जो शायद यूनिवर्सल भी हों, और प्रशासन का मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। क्या समाज कल्याण जैसे जटिल और मानवीय क्षेत्र में वाकई ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांत हो सकते हैं? एक मजबूत तर्क है दूसरी तरफ का। विज्ञान के पक्षधर कहते हैं कि भाई, ये सिर्फ व्यक्तिगत कौशल या गट फीलिंग पर नहीं चल सकता। यहाँ हैं जिन पर समाज कल्याण कार्यक्रमों का रोजमर्रा का प्रशासन आधारित होता है, और ये सिद्धांत ऐसे ही नहीं बने, तर्क और अनुभव पर टिके हैं। तो सामग्री में इस विज्ञान वाले दावे के लिए क्या ठोस बातें बताई गई हैं? क्या आधार दिए गए हैं? विश्लेषण में मुख्य तौर पर 3 बातें सामने आती हैं। पहली, कि समाज कल्याण प्रशासन पर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे दूसरे सामाजिक विज्ञानों में होता है, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान वगैरह में। मतलब हम डेटा जमा कर सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं, विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ओके, और दूसरा, इसमें आलोचनात्मक जांच की गुंजाइश है। मतलब हम नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो कितने प्रभावी रहे, कहाँ कमी रह गई और कैसे सुधार करें। ये किसी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा है ना? हाँ, बिल्कुल। और तीसरा बिंदु, कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत हैं जो प्रशासकों की मदद करते हैं। हो सकता है ये सिद्धांत हर जगह, हर स्थिति में एकदम एक जैसे लागू न हो, क्योंकि सामाजिक माहौल बदलता रहता है जी। लेकिन एक ढांचा जरूर देते हैं, एक दिशा दिखाते हैं। जैसे पारदर्शिता का सिद्धांत है, जवाबदेही है, लोगों की भागीदारी है, जरूरत के आधार पर योजना बनाना। ये सब प्रशासन को एक वैज्ञानिक आधार देते हैं, स्थिरता लाते हैं। तो एक तरफ कला का लचीलापन, रचनात्मकता, मानवीय स्पर्श, और दूसरी तरफ विज्ञान की संरचना, सिद्धांत, पद्धतियां। क्या सामग्री किसी एक तरफ ज्यादा झुकी हुई लगती है? नहीं, और यही इसकी खूबी है। सामग्री साफ कहती है कि इसे हम भौतिकी या रसायन शास्त्र जैसा सटीक विज्ञान नहीं मान सकते। अच्छा। इसकी आलोचना भी हुई है, खासकर प्रयोग करने की सीमाओं को लेकर, और क्या ये पूरी तरह वस्तुनिष्ठ हो सकता है, इस पर सवाल उठे हैं। तो निष्कर्ष क्या है फिर? निष्कर्ष यही निकलता है कि समाज कल्याण प्रशासन अपने आप में अनूठा है। ये विज्ञान भी है और कला भी। इसे थोड़ा और समझाएंगी, ये दोनों कैसे हैं? देखिए, ऐसे समझिए, समाज कल्याण प्रशासन को सामान्य सिद्धांत बनाने होते हैं, जैसे संसाधनों का अच्छा उपयोग कैसे हो, प्रभावी कार्यक्रम कैसे बने। ये पहलू इसे विज्ञान बनाता है। ठीक है। लेकिन साथ ही उन सिद्धांतों को असल दुनिया की जटिल, अक्सर भावनात्मक और अप्रत्याशित स्थितियों में लागू भी करना होता है। और इसके लिए मानवीय समझ चाहिए, लचीलापन चाहिए, रचनात्मकता चाहिए, यानी कला की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये सिद्धांत और व्यवहार का, संरचना और संवेदना का एक लगातार चलने वाला संवाद है। हाँ, ये बात बहुत मायने रखती है। मतलब ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं है,
बल्कि उन नियमों को मानवीय गरिमा और जमीनी हकीकत के साथ लागू करने का विवेक भी है। बिल्कुल। और ये हमें अगले मुद्दे पर लाता है। अगर ये इतना जटिल है तो क्या ये अकेले काम कर सकता है? सामग्री इसके अंतर विषयक स्वरूप पर काफी जोर देती है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, इसे दूसरे विषयों के ज्ञान की जरूरत क्यों पड़ती है? बिल्कुल सही सवाल। क्योंकि समाज कल्याण का सीधा लेना देना किससे है? मनुष्यों से, उनके समूहों से, उनकी समस्याओं से। हाँ, और इंसान, जैसा हम जानते हैं, बहुत जटिल है। उसकी जरूरतें, उसका व्यवहार, उसकी समस्याएं किसी एक विषय के दायरे में नहीं बन सकती। सही बात है। उन्हें पूरी तरह समझने के लिए हमें कई अलग-अलग नजरियों की, अलग-अलग ज्ञान क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सामग्री कहती है कि दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन जैसे दूसरे सामाजिक विज्ञानों से लगातार सीखते रहना, उनसे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जैसे दर्शन शास्त्र का क्या काम यहाँ? जरूर। देखिए, दर्शन शास्त्र हमें नैतिकता, मूल्यों, न्याय, इन सवालों पर सोचने में मदद करता है। और समाज कल्याण के मूल में तो यही सवाल है ना कि अच्छा क्या है, न्यायपूर्ण क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। मनोविज्ञान हमें व्यक्तिगत व्यवहार समझने में मदद करता है। प्रेरणा कैसे काम करती है, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, सीखने की प्रक्रियाएं, ये सब जानना जरूरी है, चाहे आप लाभार्थियों के साथ काम कर रहे हो या अपने कर्मचारियों के साथ। और समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इनका क्या रोल है? समाजशास्त्र हमें सामाजिक संरचनाएं समझने में मदद करता है। समुदाय कैसे काम करते हैं, समूहों के बीच रिश्ते कैसे होते हैं, संस्थाओं का क्या असर होता है। गरीबी, असमानता जैसी समस्याएं अक्सर सामाजिक संरचनाओं से जुड़ी होती हैं। ठीक है। राजनीति विज्ञान हमें शक्ति के बारे में बताता है, नीति निर्माण की प्रक्रियाएं समझाता है, सरकारी ढांचे कैसे काम करते हैं, शासन क्या है, क्योंकि समाज कल्याण नीतियां अक्सर राजनीतिक प्रक्रियाओं का ही नतीजा होती हैं। और अर्थशास्त्र तो शायद संसाधनों से जुड़ा होगा। बिल्कुल। अर्थशास्त्र संसाधनों के आवंटन को समझने के लिए जरूरी है। गरीबी के आर्थिक कारण क्या हैं, कल्याणकारी कार्यक्रमों का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए बजट सीमित है, तो उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनमें कैसे बांटा जाए कि सबसे ज्यादा सामाजिक लाभ हो। ये समझने के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान चाहिए। तो ये सिर्फ अलग-अलग विषयों की लिस्ट नहीं है, बल्कि जरूरत एक एकीकृत दृष्टिकोण की है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि क्या सिर्फ एक विषय का चश्मा पहनकर हम इंसान की जटिल समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं? शायद नहीं। इन सभी नजरियों को मिलाने से ही एक ज्यादा गहरी, एक समग्र समझ बनती है, और वही बेहतर नीतियों और कार्यक्रमों का आधार बन सकती है। हालांकि ये भी एक चुनौती है कि इन अलग-अलग ज्ञान को प्रैक्टिकल प्रशासन में असरदार तरीके से कैसे मिलाया जाए। चलिए, तो हम इस सिद्धांत समझ लिए, कला विज्ञान का द्वंद्व देख लिया, और ये भी कि इसे दूसरे विषयों की जरूरत क्यों है। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। हाँ, असल में प्रशासन में होता क्या क्या है? सामग्री में समाज कल्याण प्रशासन के मुख्य कार्यक्षेत्र बताए गए हैं, उन पर बात करते हैं। शायद इससे सिद्धांत और व्यवहार का कनेक्शन और साफ हो जाएगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सामग्री कई मुख्य कार्यक्षेत्र बताती हैं, जिनसे पता चलता है कि समाज कल्याण प्रशासन का दायरा कितना बड़ा है। पहला है प्रशासनिक संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अच्छा। किसी भी समाज कल्याण कार्यक्रम या संस्था को अगर ठीक से काम करना है, तो उसकी संगठनात्मक और प्रशासनिक संरचना को समझना बहुत जरूरी है। मतलब, अधिकार किसके पास है, जिम्मेदारियां कैसे बंटी हैं, फैसले कैसे लिए जाते हैं, अलग-अलग लेवल पर स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय तालमेल कैसे होता है। चाहे वो सरकारी विभाग हो या एनजीओ। हाँ, दोनों के लिए। ये सब जानना कुशल काम के लिए नींव का काम करता है। अगर संरचना ही साफ नहीं होगी तो कंफ्यूजन होगा, देरी होगी। और जाहिर है, इन संरचनाओं को चलाने और कार्यक्रम लागू करने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जिक्र भी होगा। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सामग्री बताती है कि समाज कल्याण का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लाभार्थी बढ़ रहे हैं, नई जरूरतें आ रही हैं। इन सब के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रशासकों के लिए वित्तीय प्रशासन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसमें सिर्फ बजट बनाना ही नहीं आता, बल्कि पैसे का प्रबंधन करना, हिसाब किताब रखना, वित्तीय नियमों का पालन करना और पारदर्शिता बनाए रखना, ये सब शामिल है। अच्छा।
स्रोत ये भी कहता है कि इस क्षेत्र में खास ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र की जरूरतें और चुनौतियां अक्सर बिजनेस सेक्टर से अलग होती हैं। कम पैसे में ज्यादा असर कैसे हो, ये एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, संरचना हो गई, पैसा हो गया। अब उन लोगों की बात करते हैं जो असल काम करते हैं। वैयक्तिक प्रबंधन यानी पर्सनल मैनेजमेंट, आजकल जिसे एचआरएम कहते हैं, उसकी क्या भूमिका है? ये प्रशासन का एक और अहम पिलर है। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि जरूरतमंदों तक असरदार और संवेदनशील सेवाएं पहुंचाने के लिए ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो प्रतिबद्ध हो, प्रशिक्षित हो और प्रेरित हो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। इसीलिए समाज कल्याण प्रशासकों को मानव संसाधन प्रबंधन की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसमें सही लोगों को भर्ती करने से लेकर उनके काम का स्पष्ट वर्गीकरण करना, लगातार ट्रेनिंग देना, क्षमता बढ़ाना, प्रदर्शन का सही मूल्यांकन करना, पदोन्नति और ट्रांसफर की नीतियां बनाना और कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना, ये सब आता है। यहाँ हम फिर से वो कला और विज्ञान का मेल देख सकते हैं, है ना? एचआरएम के सिद्धांत और प्रक्रियाएं विज्ञान, और लोगों को समझना, प्रेरित करना, उनकी देखभाल करना कला। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले अक्सर भावनात्मक रूप से मुश्किल हालात का सामना करते हैं, तो उन्हें मोटिवेटेड रखना, बर्नआउट से बचाना, ये खास तौर पर जरूरी है। यहाँ प्रशासक का मानवीय कौशल बहुत काम आता है। सही बात है। अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र है जनसंपर्क और सहभागिता, पब्लिक रिलेशंस एंड पार्टिसिपेशन। अच्छा, एक प्रशासक को न सिर्फ अपनी संस्था और उसकी सेवाओं पर भरोसा होना चाहिए, बल्कि उसे बाहरी दुनिया के साथ सही ढंग से संवाद करने का महत्व भी समझना होगा। जनसंपर्क क्यों इतना जरूरी है समाज कल्याण में? इसके क्या फायदे? कई कारण हैं। पहला, जनता को बताना कि संस्था क्या करती है, उसके लक्ष्य क्या हैं, क्या उपलब्धियां हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, भरोसा बनता है। दूसरा, जिन लोगों को मदद की जरूरत है उन तक जानकारी पहुंचाना कि कौन सी सेवाएं उपलब्ध है और कैसे मिल सकती हैं। तीसरा, समुदाय से, डोनर्स से, नीति बनाने वालों से समर्थन जुटाना। इसके लिए तरीके क्या हैं? इसके लिए अलग अलग माध्यम इस्तेमाल करने आने चाहिए, जैसे मीडिया से अच्छे रिश्ते रखना, ब्रोशर बनाना, सामुदायिक बैठकें करना, और आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बहुत जरूरी हैं। एक अच्छी योजना भी फेल हो सकती है अगर उसके बारे में सही जानकारी और अच्छी धारणा न बनाई जाए। और इसमें सहभागिता का क्या मतलब है? पार्टिसिपेशन। सहभागिता का मतलब है दूसरों को प्रक्रिया में शामिल करना। सामग्री कहती है कि समाज कल्याण के क्षेत्र में जो दूसरी संस्थाएं काम कर रही हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी, उनके साथ सहयोग करना जरूरी है, ताकि काम दोहराया ना जाए। हाँ, और मिलकर बेहतर नतीजे मिलें। और इससे भी ज्यादा जरूरी है लाभार्थियों को और समुदाय के सदस्यों को योजना बनाने में, फैसले लेने में और कार्यक्रमों को लागू करने में शामिल करना। जब लोगों को लगता है कि वो प्रक्रिया का हिस्सा हैं, तो कार्यक्रम ज्यादा प्रासंगिक बनते हैं, ज्यादा असरदार और टिकाऊ होते हैं। ये तो बहुत बड़ा दायरा हो गया। क्या कोई और मुख्य क्षेत्र बचा है? हाँ, एक आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है अनुसंधान और मूल्यांकन, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन। इसके बिना कैसे पता चलेगा कि जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं? बिल्कुल, अनुसंधान हमें सामाजिक समस्याओं को समझने में मदद करता है। उनकी प्रकृति क्या है, कारण क्या है, वो कैसे बदल रही हैं, और मूल्यांकन हमें ये देखने में मदद करता है कि जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका असर क्या हो रहा है, वो कितने सफल रहे, कहाँ कमी रह गई और सुधार के लिए फीडबैक क्या है। तो ये सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड बनाने जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। सामग्री के अनुसार अनुसंधान और मूल्यांकन ही प्रभावी योजना, सबूतों पर आधारित नीति निर्माण और बेहतर कार्यान्वयन की नींव रखते हैं। ये हमें अंदाजे लगाने के बजाय ठोस सबूतों के आधार पर फैसले लेने में मदद करता है। इससे जवाबदेही भी तय होती है। हम दिखा सकते हैं कि जो पैसा लगा उसका सही और असरदार इस्तेमाल हुआ या नहीं। इसके बिना हम बस पुरानी धारणाओं या अटकलों के आधार पर काम करते रह सकते हैं, जो शायद जमीनी हकीकत से मेल ही ना खाती हों। तो ये पूरी तस्वीर बनती है एक मजबूत संरचना बनाना, पैसे का सही इंतजाम करना, सही और मोटिवेटेड लोगों को साथ लाना, समुदाय और दूसरी संस्थाओं से जुड़ना और लगातार ये देखना और सीखना कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं।
ये सब मिलकर समाज कल्याण प्रशासन को एक जटिल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम बनाते हैं। संक्षेप में हाँ, ये सभी क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर समाज कल्याण प्रशासन के व्यापक और चुनौतीपूर्ण दायरे का निर्माण करते हैं। इनमें से किसी भी एक को नजरअंदाज करने से पूरा प्रयास कमजोर हो सकता है। चलिए आज की इस गहरी बातचीत का सार निकालते हैं। हमने इस सामग्री के विश्लेषण से समझा कि समाज कल्याण प्रशासन एक बहुआयामी क्षेत्र है। ये न तो पूरी तरह से कला है, न पूरी तरह से विज्ञान, बल्कि ये दोनों का एक अनूठा और गतिशील मिश्रण है। इसमें सिद्धांत और संरचना की जरूरत है, तो वहीं मानवीय कौशल, रचनात्मकता और लचीलापन भी उतना ही जरूरी है। सही। हमने ये भी देखा कि ये स्वाभाविक रूप से अंतर विषयक है। इसे प्रभावी होने के लिए दूसरे सामाजिक विज्ञानों से लगातार सीखने और उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है। हाँ। और आखिर में इसके कार्यक्षेत्र में संगठनात्मक ढांचे के प्रबंधन से लेकर वित्त, कार्मिक, जनसंपर्क और अनुसंधान व मूल्यांकन तक कई तरह के जटिल प्रशासनिक काम शामिल हैं। बिल्कुल सही सारांश। और अगर हम आज की चर्चा से एक कदम आगे बढ़कर सोचें, तो एक विचार मन में आता है जो इसी सामग्री से जुड़ा है। बताइए। हमने देखा कि समाज कल्याण प्रशासन में संरचना यानी विज्ञान और मानवीय संवेदनशीलता यानी कला, दोनों का संतुलन साधना कितना जरूरी है। हाँ। साथ ही ये भी हकीकत है कि सामाजिक जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन संसाधन अक्सर सीमित होते हैं। ये तो है। तो आज के समाज कल्याण प्रशासकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है कि इन सीमित संसाधनों के अंदर व्यवस्था की ज़रूरतें जैसे नियम, कुशलता, जवाबदेही और मानवीय ज़रूरतें जैसे सहानुभूति, लचीलापन, व्यक्तिगत ध्यान के बीच असरदार ढंग से संतुलन कैसे बनाया जाए। क्या एक को प्राथमिकता देने से दूसरा प्रभावित होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे और सोचने की ज़रूरत है। में जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी समाज कल्याण प्रशासन, क्या उसे हम सही मायने में एक प्रोफेशन या व्यवसाय कह सकते हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है। और इस पर सोचने के लिए हमारे पास समाज कल्याण प्रशासन एक व्यवसाय का आकलन नाम के एक लेख से कुछ खास नुक्ते हैं। अच्छा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किसी काम को प्रोफेशन का दर्जा मिलता कैसे है, क्या पैमाने होते हैं, और फिर देखेंगे कि समाज कल्याण प्रशासन उन पैमानों पर कहाँ तक फिट बैठता है। ठीक है, मतलब एक तरह का लिटमस टेस्ट। हाँ, कुछ वैसा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो यही शब्द प्रोफेशन, आम बोलचाल में तो हम जैसे डॉक्टर, वकील या टीचर को प्रोफेशनल बोल देते हैं। जी। मतलब कोई ऐसा इंसान जिसके पास कोई खास जानकारी, कोई स्किल हो और वो दूसरों की मदद या सलाह देने के लिए उसका इस्तेमाल करे। हाँ, ये आम समझ है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और तकनीकी नजरिए से देखें तो एक प्रोफेशन सिर्फ कोई नौकरी या जिसे वृत्ति कहते हैं, ऑक्यूपेशन, उतना ही नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये एक ऐसी वृत्ति है जिसके लिए आपको खास ज्ञान चाहिए, बहुत गहरी ट्रेनिंग चाहिए और खास किस्म के कौशल, स्किल्स चाहिए। ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन सब का इस्तेमाल समाज के बड़े फायदे के लिए होता है। मतलब सिर्फ पैसा कमाना या अपना भला देखना ही मकसद नहीं होता। हाँ, ये जरूरी फर्क है। जी, सफलता का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं है। तो मतलब हर प्रोफेशन एक तरह की वृत्ति तो है, लोग उससे कमाते हैं, घर चलाते हैं, लेकिन हर वृत्ति या हर नौकरी प्रोफेशन नहीं होती। एकदम सही पकड़ा आपने, क्योंकि हर काम में वो खासियतें नहीं होती जो किसी काम को प्रोफेशन का दर्जा दिलाती है। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे मान लीजिए कोई दुकान चला रहा है, वो एक वृत्ति है, आजीविका का जरिया है, लेकिन हम उसे आमतौर पर प्रोफेशन नहीं कहते, है ना? हाँ, नहीं कहते। तो फिर वो कौन सी खासियत है? स्रोत क्या बताता है? कौन सी 5 मुख्य चीजें जो किसी काम को प्रोफेशन बनाती हैं? जी, स्रोत 5 मुख्य बातों पर जोर देता है। बताइए। पहला, कि उस काम से जुड़ा हुआ ज्ञान का एक पूरा व्यवस्थित भंडार हो। जी। मतलब ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान का भंडार। दूसरा, उस ज्ञान को हासिल करने का एक फॉर्मल तरीका हो। जी। मतलब बकायदा ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। औपचारिक प्रशिक्षण। ठीक है। तीसरा, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन या संघ का होना, कोई ऐसी संस्था जो उसे रेगुलेट करे। रेगुलेटरी बॉडी। चौथा, काम करने के कुछ नैतिक नियम हो, एक एथिकल कोड, आचार संहिता। और पांचवा सर्विस मोटिव, यानी सेवा का भाव पैसे कमाने से ऊपर हो। ठीक है, तो ये 5 पैमाना हो गए: ज्ञान, ट्रेनिंग, एसोसिएशन, एथिकल कोड और सर्विस मोटिव।
अब एक एक करके देखते हैं कि समाज कल्याण प्रशासन इन पर कहाँ तक खरा उतरता है। बिल्कुल। तो पहला, ज्ञान का व्यवस्थित भंडार। क्या समाज कल्याण प्रशासन के पास अपना कोई खास नॉलेज बेस है? हाँ, स्रोत कहता है कि बिल्कुल है। ये फील्ड असल में समाज की जो उलझी हुई समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, असमानता, वंचना, उनसे निपटने की जरूरत से ही उभरा है। अच्छा। तो इसके अपने सिद्धांत हैं, अपनी तकनीकें हैं, जिनका बाकायदा अध्ययन होता है। हाँ, और ये भी दिलचस्प है कि स्रोत बताता है कि भारत में सोशल वर्क के लगभग सभी कोर्सेज में समाज कल्याण प्रशासन पढ़ाया ही जाता है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह। जी हाँ, तो ज्ञान का अस्तित्व तो है। हाँ, ये जरूर है कि ये फील्ड अभी भी डेवलप हो रहा है। मतलब नई चुनौतियां आ रही हैं तो नए सिद्धांत, नए तरीके भी विकसित हो रहे हैं। जैसे सोशल पॉलिसी एनालिसिस है, प्रोग्राम मैनेजमेंट है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। ये सब लगातार इवॉल्व हो रहा है। लेकिन एक बेस तो है। बिल्कुल, एक खास ज्ञान का आधार मौजूद है। ये इस पहले पैमाने पर तो खरा उतरता है। ठीक है, ज्ञान है। अब दूसरा पैमाना, फॉर्मल ट्रेनिंग। क्या समाज कल्याण प्रशासन के लिए वैसी ही औपचारिक पढ़ाई या ट्रेनिंग चाहिए जैसे लॉ या इंजीनियरिंग के लिए? हाँ, स्रोत के मुताबिक अगर आपको इस फील्ड में प्रोफेशनल तौर पर काम करना है तो बाकायदा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कहाँ होती है ये ट्रेनिंग? कई यूनिवर्सिटीज हैं और खासकर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं वो इससे जुड़े कोर्स चलाते हैं। वहाँ जरूरी नॉलेज और स्किल सिखाए जाते हैं। तो ये सिर्फ अनुभव से सीखने वाली बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बाकायदा पढ़ना और सीखना पड़ता है। आप यूं ही उठकर समाज कल्याण प्रशासक नहीं बन सकते। एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। ये बात तो इससे प्रोफेशन के काफी करीब ले आती है। निश्चित रूप से ये फॉर्मल ट्रेनिंग ही एक तरह से नींव का काम करती है जिस पर प्रोफेशनल क्षमताएं बनती हैं। ये पक्का करती है कि जो लोग फील्ड में आ रहे हैं उनके पास जरूरी समझ और हुनर हो। ठीक है, ज्ञान हो गया, ट्रेनिंग हो गई, और तीसरा और शायद थोड़ा मुश्किल वाला बिंदु, प्रोफेशनल एसोसिएशन। जी। क्या समाज कल्याण प्रशासन के लिए कोई ऐसी संस्था है जो पूरे देश में इसके कामकाज को देखे, नियम बनाए, स्टैंडर्ड सेट करे, जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल है या वकीलों के लिए बार काउंसिल? यहीं पर, जैसा आपने कहा, एक बड़ी चुनौती है। स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि किसी भी डेवलप्ड प्रोफेशन के लिए एक सेंट्रल, एक एपेक्स बॉडी का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये बॉडी? क्योंकि यही बॉडी स्टैंडर्ड्स तय करती है, उन्हें लागू करवाती है, अपने मेंबर्स के हितों को देखती है और पूरे प्रोफेशन को दिशा देती है। और समाज कल्याण प्रशासन के मामले में क्या है ऐसी कोई बॉडी? स्रोत के मुताबिक भारत में इस फील्ड के लिए अभी तक कोई एक सर्वमान्य, पावरफुल और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं बन पाई है। अच्छा, कोशिशें नहीं हुई? कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन वो मंजिल अभी दूर है और ये एक बहुत बड़ी कमी है। कमी क्यों है ये? सोचिए, अगर ऐसी कोई बॉडी नहीं है तो स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन होंगे? प्रोफेशन को सही दिशा कौन देगा? अगर वकीलों के लिए बार काउंसिल ना हो तो कौन तय करेगा कि कौन प्रैक्टिस कर सकता है, कौन नहीं? नियम क्या होंगे? हाँ, ये बात तो सही है। इसके बिना तो प्रोफेशन का दावा वाकई कमजोर पड़ जाता है। जी। चलिए अब चौथे पैमाने पर आते हैं, एथिकल कोड। क्या समाज कल्याण प्रशासकों के लिए कोई नैतिक नियम, कोई आचार संहिता है? हाँ, इस मामले में स्थिति थोड़ी बेहतर है। स्रोत बताता है कि जैसे हर स्थापित प्रोफेशन का होता है, समाज कल्याण प्रशासन का भी अपना एक एथिकल कोड है। क्या होता है इस कोड में? ये कोड उन उसूलों और मूल्यों का एक सेट है जो प्रोफेशनल्स को उनके काम में गाइड करता है, खासकर तब जब वो किसी मुश्किल नैतिक उलझन में फंस जाएं। किस तरह के उसूल? ये कोड असल में सोशल वर्क की जो बुनियादी वैल्यूज हैं उन पर आधारित है, जैसे हर इंसान की अहमियत और गरिमा का सम्मान करना, सबके लिए बराबरी के मौके और अधिकार हों, सामाजिक न्याय हो। अच्छा। तो ये कोड बताता है कि एक प्रोफेशनल की उसके क्लाइंट के प्रति, अपने साथियों के प्रति, अपनी संस्था के प्रति और पूरे समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। ये सिर्फ डूज एंड डोंट्स की लिस्ट नहीं है, ये एक नैतिक दिशा दिखाने वाला टूल है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और दिलचस्प बात ये है कि ये कोड प्रोफेशनल को याद दिलाता है कि उसका काम सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। हाँ, पर यहाँ एक सवाल फिर उठता है, अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है तो इस एथिकल कोड को लागू कौन करवाएगा? अगर कोई इसे ना माने तो? ये एकदम जायज सवाल है और ये उसी कमी की तरफ इशारा करता है जिसका हमने पहले जिक्र किया। एक मजबूत एसोसिएशन के बिना एथिकल कोड का पालन करवाना वाकई मुश्किल है। ये बहुत हद तक प्रोफेशनल की अपनी ईमानदारी पर,
या संस्थाओं के अपने अंदरूनी सिस्टम पर निर्भर करता है। जबकि एक स्थापित प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। नहीं, वहाँ एसोसिएशन के पास नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार होता है, लाइसेंस रद्द करने तक का। समझ गया। तो कोड तो है, पर उसे लागू करवाने वाला डंडा मजबूत नहीं है। आप कह सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं 5वें और आखिरी पैमाने पर, सर्विस मोटिव, सेवा का भाव। क्या इस काम में समाज सेवा का जज्बा पैसा कमाने की इच्छा से ऊपर रखा जाता है? स्रोत का तर्क है कि हाँ, एक सच्चे प्रोफेशन की पहचान यही होनी चाहिए। देखिए, प्रोफेशनल अपनी सर्विस के लिए फीस लेते हैं, डॉक्टर भी लेते हैं, वकील भी। ये गलत नहीं है। हाँ। लेकिन उनका पहला मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पहला मकसद होना चाहिए अपने ज्ञान और हुनर से समाज की या अपने क्लाइंट की सेवा करना। लेना या फीस लेना किसी काम को गैर पेशेवर नहीं बनाता। सवाल नियत का है, मोटिव का है। ठीक है। एक समाज कल्याण प्रशासक जब कोई पॉलिसी बनाता है या कोई प्रोग्राम चलाता है, तो उसका लक्ष्य सिर्फ अपनी नौकरी बजाना या प्रमोशन पाना नहीं होना चाहिए। उसका लक्ष्य होना चाहिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करना जिनके लिए वो प्रोग्राम बना है। उसका काम सीधे सीधे लोगों की भलाई से जुड़ा है। ये जो सेवा का भाव है, यही उसे सिर्फ एक बाबू या अफसर होने से अलग करता है। सही बात है। मानवता की सेवा का भाव यहाँ बहुत अहम है। ठीक है। तो हमने 5 पैमानों पर बात की। ज्ञान है, ट्रेनिंग है, एथिकल कोड भी है और सेवा का भाव भी इसके कोर में है। लेकिन एक बड़ी कमी रेगुलेटरी बॉडी का ना होना है। जी। तो इन सब के आधार पर स्रोत का फाइनल निचोड़ क्या है? क्या समाज कल्याण प्रशासन एक प्रोफेशन है या नहीं? स्रोत का कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि समाज कल्याण प्रशासन में एक प्रोफेशन की कई जरूरी खासियतें आ गई हैं। ये उस रास्ते पर काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन इसे अभी भी पूरी तरह से एक स्थापित, एक मैच्योर प्रोफेशन का दर्जा मिलना बाकी है। ये एक बनते हुए प्रोफेशन की स्टेज में है, एन इमर्जिंग प्रोफेशन। बनते हुए प्रोफेशन। तो मुख्य रुकावटें क्या हैं? कौन सी चीजें हैं जो इसे पूरी तरह से प्रोफेशन बनने से रोक रही हैं? स्रोत क्या कहता है? सबसे बड़ी रुकावट तो वही है, एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल प्रोफेशनल एसोसिएशन की कमी, जो पूरे देश में स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल और लागू कर सके। और इसके अलावा? इसके अलावा स्रोत कुछ और बातों पर भी जोर देता है, जैसे समाज में इसकी एक्सेप्टेंस और इज्जत अभी भी शायद उतनी नहीं है जितनी डॉक्टर या इंजीनियर की होती है। हाँ, ये तो है। कभी कभी प्रोफेशनल्स के अंदर भी उस लेवल के कमिटमेंट की कमी दिखती है जो स्थापित प्रोफेशनों में होती हैं, और सरकार के लेवल पर भी इसकी भूमिका और अहमियत को और साफ तौर पर पहचान देने की जरूरत है। तो ये सब चीजें मिलकर इसे रोक रही हैं। जी, ये सब मिलकर इसे पूरी तरह से एक विकसित प्रोफेशन बनने से रोक रही हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि नींव तो है, ढांचा भी खड़ा हो रहा है, पर छत अभी पूरी तरह से पड़ी नहीं है, खासकर वो रेगुलेशन वाली छत। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, ज्ञान, स्किल, एथिक्स, सर्विस मोटिव, ये सब ईंट हैं। फॉर्मल ट्रेनिंग वो सीमेंट है जो इन्हें जोड़ रहा है। लेकिन इन सबको एक मजबूत इमारत बनाने और उसकी देखरेख करने के लिए जो एक आर्किटेक्ट और केयरटेकर चाहिए, यानी रेगुलेटरी बॉडी, उसकी कमी बहुत खल रही है। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो हम कह सकते हैं कि भारत में समाज कल्याण प्रशासन एक प्रोफेशन बनने की राह पर तो है। इसमें कई जरूरी गुण आ भी चुके हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ अहम पड़ाव अभी बाकी हैं, जिनमें सबसे बड़ा है एक आज़ाद रेगुलेटरी बॉडी का बनना और समाज में इसकी मान्यता का और मजबूत होना। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो सीधे स्रोत के निष्कर्षों से ही जुड़ा है। जरूर। जब तक समाज कल्याण प्रशासन को एक पूरी तरह विकसित प्रोफेशन का दर्जा नहीं मिल जाता और जब तक एक मजबूत रेगुलेटरी ढांचा नहीं बन जाता, तब तक इस फील्ड में जो सेवाएं दी जा रही हैं, उनकी क्वालिटी, काम के स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल्स की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, इसे कैसे पक्का किया जा सकता है? सोचने वाली बात है। और इस अधूरी स्थिति का उन लाखों करोड़ों लोगों पर क्या असर पड़ता है जिनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का जिम्मा इसी फील्ड पर है? यह सवाल हमें सोचना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।